नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ज्ञान सम्मान के मंच पे। तो हम लोग यहाँ पे यूपीएससी 2023 के लिए टेस्ट सीरीज देख रहे थे और इस क्रम में यदि बात करें तो हम लोग विजन आईएएस से जो है टोटल आपका 7 टेस्ट देख चुके हैं, जिसमें आपका 2 पॉलिटी का, 2 आपका हिस्ट्री का, 2 आपका ज्योग्राफी का, 1 आपका इकोनॉमी और इसका हम लोग आज टेस्ट नंबर 8 देखेंगे जो आपका इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का है। इसके अलावा दृष्टि आईएएस से भी हम लोग एक फुल लेंथ का टेस्ट देखे हैं, इसका टेस्ट नंबर 21। यदि आप लोग चाहते हैं, अभी तो एग्जाम का बस कुछ ही दिन बचे हुए हैं, तो आप चाहते हैं फुल लेंथ टेस्ट जो है देखना, जिनका भी एग्जाम है तो वो लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं फुल लेंथ टेस्ट भी यहाँ पे एक आधा आपके लिए कर दूंगा। तो ये भी एक सेक्शनल टेस्ट ही है, इन्वायरमेंट के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। बाकी जो है पीडीएफ वगैरह के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप जो है ज्वाइन कर सकते हैं और जो है इसका डिटेल डिस्कशन वहां से आप चाहें तो जाके पढ़ सकते हैं। देखिए, ये टेस्ट सीरीज लगाने का जो है फायदा ये है कि सबसे पहले यहाँ पे आपको न्यू न्यू क्वेश्चन जो है मिल जाते हैं, जो आप फेक किताब वगैरह बुक में कवर नहीं किए हैं वो भी यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ यदि आप डिटेल डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है, डिटेल डिस्कशन देख लेते हैं, तो आपको एक फैक्ट के अलावा कुछ और फैक्ट इसके अलावा आपको मिल जाता है, जो आपके एग्जाम में जो है काफ़ी हेल्पफुल जो है साबित होता है। तो जो लोग भी टेस्ट नहीं देखे हैं, आप यदि टेस्ट देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारा का लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा। इसके अलावा आप जो है यूपीएससी 2023 प्लेलिस्ट में जाके जैसे ही देखेंगे आप, तो सारा आपको सीक्वेंस में मिल जाएगा। आप चाहें तो टेस्ट को जो है, यदि जिनको स्लो लग रहा होगा, 1.25, 1.5 या 1.7.5 करके, या 2.0 मैक्सिमम जो है स्पीड यही आपका यूट्यूब जो अवेलेबल कराता है, जाके आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा जो मैं पिछले दिन बात किया था एनसीईआरटी के बैच के ऊपर, यानी एक फाउंडेशन बैच जो भी यूपीएससी 2000 आपको 24 या यूपीपीसीएस 2023 देने वाले हैं, ठीक है, या बीपीएससी 69 देने वाले हैं, जो भी स्टेट पीसीएस आप देने वाले हैं, तो उसके लिए एक फाउंडेशन बैच, तो कल हम लोग यहाँ पे लाइव क्लास किए थे शाम 6:30 बजे को। तो उसमें अधिक लोग, मैक्सिमम लोग ऐड नहीं हुए थे उसमें, आई थिंक मेरे को लगता है 20 से 25 लोग ही ऐड हुए थे, ठीक है। बाकी जो है थोड़ा सा उसमें एरर वगैरह भी आ गया था कल, तो वो लेक्चर जो है आज आपको शाम को जो है फिर से अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे अगर, तो हम लोग जो है लाइव ऑनलाइन क्लास करेंगे, नहीं तो आपको ऑफलाइन एज इट इज जैसे वीडियो मिलता था वैसे मिलता रहेगा, ठीक है। तो आप लोग लिख सकते हैं। चलिए, तो देखते हैं हम लोग पर्यावरण और परिस्थिति। तो आप लोग क्या करेंगे, पैरेलली जो है क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, 1 से 100 नंबर तक नंबरिंग कर लें और एक एक क्वेश्चन का आंसर करें। यदि आपके पास ओएमआर सीट है तो वहीं पे फुल आपको वहीं पे इसको डायरेक्ट अटेम्प्ट करें। चलिए, इसका सिलेबस जो है यहाँ पे देखेंगे तो इन्वायरमेंट और इकोलॉजी है, इसमें आपका बेसिक कंसेप्ट एंड कंपोनेंट ऑफ इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम है, ग्लोबल वार्मिंग है, क्लाइमेट चेंज एंड ओजोन डिप्लेशन है, बायोडाइवर्सिटी है। इसके अलावा देखेंगे तो इन्वायरमेंट एंड कंपोनेंट है, इसमें करंट अफेयर जुलाई मंथ का भी आपको कवर किया गया है 2022 का। इकोलॉजी एंड फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम है, इन्वायरमेंट प्रॉब्लम है, बायोडाइवर्सिटी है, इन्वायरमेंटल जो है पोल्यूशन है। तो ये सब आपका टॉपिक है। तो चलिए पैरेलली मेरे साथ अटेम्प्ट कीजिए। बाकी जो है मेरा प्रयास रहता है कि आपको जो है एक्सप्लेन करके डिटेल में बताया जाए। बाकी यदि एक एक क्वेश्चन को बहुत डिटेल डेप्थ में अगर डिस्कशन किया जाए तो लेक्चर कम से कम 3 से 3.5 घंटे का बनेगा। ऑलरेडी मैं जो है यूपीपीसीएस के लिए जब बना रहा था, तो काफ़ी डेप्थ में जब हम लोग डिस्कशन कर रहे थे तो आपका 3 घंटा अप्रॉक्स जो है लेक्चर का लेंथ हो जाता था, और अभी आपका एग्जाम में महज कुछ ही दिन शेष है, तो ऐसा हम लोग नहीं करेंगे। तो बाकी जहाँ भी अगर डिस्क्राइब करना होगा हम डिस्क्राइब कर देंगे, नहीं तो आप जो है पीडीएफ डाउनलोड करके अगर किसी क्वेश्चन का डिटेल में डिस्कशन पाना चाहते हैं तो वहाँ से देख सकते हैं। चलिए, बाकी मेरे साथ पैरेलली आप लोग अटेम्प्ट करते रहें। देखिए, पहला क्वेश्चन है, तापमान और जल जो है पारिस्थितिक रूप से सर्वाधिक प्रासंगिक पर्यावरणीय कारक है। तापमान और जल पारिस्थितिकी, इस संदर्भ में बताइए। ये 2 फैक्टर जो है आप देखेंगे कि बहुत प्रासंगिक है पर्यावरण के लिए। पहला है तनुतापी जीव, ठीक है, यानी ये स्टेनोथर्मल ऑर्गेनिज्म है, तापमान का एक विस्तृत परास को सहन कर सकते हैं और उसमें वृद्धि भी कर सकते हैं। दूसरा है पृथुलवनी जो है जीव, लवणता की एक संकीर्ण परास तक ही सीमित रहते हैं। इसमें कौन सा कथन आपको सही है? ठीक है, देखिए, तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे आपका गलत हो गया। ये जो तनुतापी जीव नहीं होते हैं, देखिए कुछ जीव ऐसे होते हैं जो तापमान के जो है व्यापक परास को सहन कर सकते हैं, उसमें वृद्धि भी कर सकते हैं, उसको हम लोग पृथ्वीतापी यानी यूरो जो है थर्मल बोलते हैं। तो ये तो स्टेनो थर्मल दिया है तो गलत हो गया, और दूसरा भी इस तरह से आपका गलत हो गया। दोनों ही गलत है, और यहाँ पे कौन सही नहीं है, गलत ही ढूंढना था, तो आपका ऑप्शन कौन हो जाएगा? सी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, भारत में वन्य जीव के शिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
और बताइए कि इनमें से कौन सा सही है। मुख्य वन्य जीव वार्डन मानव जीवन के लिए खतरा बन चुके वन्य जीव का शिकार करने का अनुमति दे सकता है। दूसरा, आत्मरक्षा में वन्य जीव की जो हत्या को अपराध नहीं माना जाता है। तीसरा है, किसी व्यक्ति की रक्षा में मारे गए या घायल हुए किसी भी वन्य जीव को सरकार की संपत्ति माना जाता है। बताना है कौन सा कथन सही है। देखिए, आपको यदि वन्य जीव से संबंधित जो है ये सब जो भी प्रावधान दिए गए हैं, ये कहाँ दिए गए हैं आपको, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में। उसमें आप पढ़ेंगे तो सारा फैक्ट आपको यहाँ पे मिलेगा। तो पहला फैक्ट यहाँ पे दिया है, उसमें अधिनियम धारा जो है 11 के तहत आप पढ़ेंगे तो ये सारी बातें मिलेंगी। और पहला स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल सही है कि जो भी आपका मुख्य वन्य जीव का वार्डन होता है वो मानव जीवन के लिए खतरा बन चुके वन्य जीव का शिकार करने का अनुमति दे सकता है। ये स्टेटमेंट सही है। आत्मरक्षा में यदि वन्य जीव की हत्या की जाती है तो इसको अपराध नहीं माना जाता है, ये भी सही है। किसी वन्य जीव की रक्षा को मारे गए घायल हुए किसी वन्य जीव को सरकार की संपत्ति माना जाता है। तीनों ही स्टेटमेंट आपका क्या हो गया, सही हो गया। तो इस तरह से यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। जैव विविधता के संदर्भ में बताना है एलन के नियम के अनुसार आपको क्या होगा। ठीक है, देखिए, तो ये ठंडी जलवायु स्तनधारियों के जो है कान और जो आपको अंग आमतौर पे जो है क्या होते हैं, छोटे होते हैं ताकि उष्मा की हानि न्यूनतम होती है। ठीक है, तो यही क्या हो जाएगा, एलन के नियम के अनुसार यही स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए, एलन के नियम के अनुसार बात करें कि जो भी ठंडी जलवायु वाले स्तनधारी हैं उनके कान और अंग जो है आमतौर पे क्या होते हैं, छोटे होते हैं। ठीक है, और छोटे होने का पर्पस क्या होता है कि उष्मा का हानि जो है कम से कम हो। ठीक है, ताकि वो जो है ठंडे क्षेत्र में जीवों का जो है शरीर छोटा होने से उष्मा का हानि कम हो और धीमी गति से हो। ठीक है, तो ये जो है इसका रीजन है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, देखिए यहाँ पे दो स्टेटमेंट दिया गया है और यहाँ बताना है आपको कौन सा सही है। चलिए यहाँ पे देखिए नीचे आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, जैसे केवल एक है, केवल दो है, एक दो दोनों है, ना तो एक ना ही दो। ठीक है, देखिए, संश्लेषणात्मक सक्रिय विकिरण के संदर्भ में बताना है, विचार करना है। पहला स्टेटमेंट देखिए, आपतित सौर विकिरण 70% से अधिक भाग संश्लेषणात्मक सक्रिय विकिरण का होता है। पृथ्वी पे पादप कुल संश्लेषणात्मक सक्रिय विकिरण केवल 2 से 10% ग्रहण करता है। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। देखिए, पहला स्टेटमेंट आपको यहाँ पे गलत हो गया। आपतित जो सौर विकिरण होता है, जो भी इंसिडेंट सोलर रेडिएशन होता है, ठीक है, उसका 50% से कम भाग जो है पीआर के रूप में होता है। यहाँ पे 70% से अधिक दिया है तो ये तो गलत हो गया। दूसरा स्टेटमेंट क्या है आपका सही है। यहाँ पे पृथ्वी पे जो है पादप कुल संश्लेषणात्मक सक्रिय विकिरण जो है केवल 2 से 10% ही ग्रहण करते हैं। तो जो भी पादप है वो 2 से 10% ही जो क्या करते हैं, आपको ग्रहण करते हैं। यहाँ पे पीआर क्या है आपका, फोटो सिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन की बात कर रहा है। ठीक है, तो ये 2 से 10% ही ग्रहण करते हैं, बात सही है। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या बन जाएगा, आपको पता ही चल गया होगा, केवल 2। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। जलीय जो है परितंत्र के विभिन्न मंडलों के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए, बताइए कौन सा सही है। ठीक है, देखिए यहाँ भी सेम वैसे ही आपका ऑप्शन है, केवल एक है, एक दो, दो जैसे देता है स्टेटमेंट। चलिए देख लेते हैं हम लोग किसके बारे में, जलीय परितंत्र के बारे में बताना है। देखिए, पहला स्टेटमेंट है आपका लिम्नेटिक मंडल में सूर्य का प्रकाश अच्छी तरह से पहुंचता है और इससे पलवक प्रचुर मात्रा में होते हैं। प्रोफेंडल मंडल में झील या तालाब का गहरे वाला भाग होता है। इसमें से कौन सा सही है आपको बताना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे पहला स्टेटमेंट भी आपका सही हो गया। ठीक है, यहाँ पे लिम्नेटिक मंडल की बात किया है तो इसमें जो है सूर्य का प्रकाश अच्छी तरह से पहुंचता भी है और पलवक प्रचुर मात्रा में इसमें पाए भी जाते हैं। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट आपको सही हो गया, लिम्नेटिक मंडल लिम्नेटिक जोन के बारे में। दूसरा देखिए, पुरंडल मंडल यानी झील या तालाब के गहरे जल वाले भाग होते हैं। तो दूसरा भी स्टेटमेंट आपका क्या है, सही है, गहरी जलीय क्षेत्र वाला भाग जो है ये होता है। तो इस तरह से दोनों स्टेटमेंट सही है, तो ऑप्शन क्या बन जाएगा आपका, ऑप्शन यहाँ पे सी बन जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए यहाँ पे, विश्व के उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की तुलना में समशीतोष्ण क्षेत्र में कम जैव विविधता पाई जाती है, इसका कारण क्या है। देखिए ऑप्शन तो आपको दिख ही रहा होगा। ठीक है, बाकी क्वेश्चन को हम थोड़ा सा जूम कर देते हैं ताकि आपका जो है विजिबिलिटी जो है वो थोड़ा सा अच्छा हो जाए। देखिए, देखिए किसके बारे में पूछा गया है, विश्व के जो है सम
उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की तुलना में जो समशीतोष्ण क्षेत्र होते हैं वहां पे जैव विविधता जो है आपको कम देखने को मिलती है। ठीक है, और इसका वजह क्या है आपको ही बताना है। पहला दिया है कि प्राचीन समय में उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में निरंतर हिम आच्छादन होता रहता था, जबकि आपको समशीतोष्ण क्षेत्र इससे अप्रभावित रहे हैं। पहला ही स्टेटमेंट क्या है आपको गलत है, यहाँ पे ऐसा कुछ इसमें नहीं था। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में अगर देखेंगे तो इसके विपरीत स्थिति बनी थी। ठीक है, आमतौर पर देखा जाए तो प्राचीन समय में जो है समशीतोष्ण क्षेत्र में निरंतर क्या होता था, हिम आच्छादन होता था। ठीक है, कहाँ होता था, समशीतोष्ण में, ना कि उष्णकटिबंधीय में। तो स्टेटमेंट ही आपका गलत हो गया। दूसरा देखें, समशीतोष्ण पर्यावरण में मौसम संबंधित घटनाएं कम होती है और ये स्थिर होते हैं, जिससे निकेत विशिष्टीकरण को बढ़ावा मिलता है। दूसरा भी स्टेटमेंट क्या हो गया आपको, ये भी गलत हो गया। यहाँ पे देखेंगे इसके कारण यहाँ पे प्रजाति विविधता होता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे बोला है कि मौसम विविधता कम होता है, स्थिर होते हैं, इसमें निकेत विशिष्टीकरण को बढ़ावा मिलता है। ये भी आपका स्टेटमेंट गलत ही हो गया। तीसरा देखते हैं, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में सौर ऊर्जा अधिक उपलब्ध होती है, जिससे उत्पादकता अधिक होती है। ये तो स्टेटमेंट सही है, उष्णकटिबंधीय वाले में जो है आपका सौर ऊर्जा का उपलब्धता ज्यादा होता है और सौर ऊर्जा का उपलब्धता ज्यादा होने से उत्पादकता अधिक होता है। तीसरा स्टेटमेंट सही है, तो केवल 3 ही आंसर सही होगा, केवल 3 ऑप्शन सी में है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 7। यहाँ पे भी देखिए आपको 3 स्टेटमेंट दिया गया है, आपसे पूछा गया कौन सा सही है बताइए। पहला देखिए, परजीवता के संदर्भ में। ठीक है, पहला स्टेटमेंट है यहाँ पे, परपोषी जीव को बाह्य पृष्ठ पे आहार जो है पूर्ति करने वाले परजीवी अंतः परजीवी कहलाते हैं। दूसरा है, बाह्य परजीवी होते हैं जो परपोषी के शरीर के भीतर भिन्न स्थलों पर होते हैं। और तीसरा है, ब्रूड परजीवता की एक परजीवी परपोषी जीव के आहार पूर्ति नहीं करता है। इसमें से कौन सा सही है आपको बताना है। ठीक है, देखिए पहला है परपोषी के बारे में, तो परपोषी जीव जो है बाह्य पृष्ठ पे आहार पूर्ति करने वाले परजीवी जो है बाह्य परजीवी ही कहलाते हैं। तो यहाँ पे ये बोला है कि अंतः परजीवी कहलाते हैं। ठीक है, तो ये तो स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। परपोषी जीव जो है इनकी बाह्य पृष्ठ पे आहार पूर्ति करने वाले परजीवी को क्या कहते हैं हम लोग, यहाँ पे बाह्य परजीवी को बोलते हैं। ठीक है, इक्टो जो है इक्टो पैरासाइट्स बोलते हैं इसको। नेक्स्ट देखिए दूसरा स्टेटमेंट, बाह्य परजीवी वो होते हैं जो परपोषी के शरीर के भीतर भिन्न भिन्न स्थलों पे रहते हैं। ये भी गलत हो गया यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट। ठीक है, परजीवी के बारे में आप जान जाइए परजीवी क्या होता है। तो परजीवी जो होते हैं वो होते हैं जो परपोषी के शरीर के भिन्न भिन्न स्थलों अर्थात जैसे यकृत हो गया, ब्रिक हो गया, आपका लाल रुधिर कोशिका वगैरह में पाया जाता है। ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट आपका सही नहीं हुआ। नेक्स्ट तीसरा देखिए, ब्रूड जो है परजीवता एक परजीवी है, परपोषी जीव के आहार पूर्ति नहीं करता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया आपका सही हो गया। तो इस तरह से यहाँ से केवल 3 सही होगा। आगे देखते हैं, हाल ही में जो सुर्खियों में रहा ऑपरेशन नारकोस किससे संबंधित है। ऑपरेशन नारकोस नशीली दवाओं को सीमा पार व्यापार में प्रतिबंधित करने का एक अभियान है। देश में जो है नशीली दवाओं को संवर्धन का मुकाबला करने के लिए एक अभियान है। रेलवे के माध्यम से नशीली पदार्थों के तस्करी के खिलाफ महीने भर एक अखिल भारतीय अभियान है। तो यही सही हो जाएगा। ये जो ऑपरेशन नारकोस था, रेलवे के माध्यम से जो भी नशीली पदार्थ की तस्करी की जाती थी उसी को रोकथाम के लिए एक महीने भर का अभियान था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 9। देखिए पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रियाएं अपघटन में शामिल होती है। ठीक है, देखिए अपघटन में जो है यानी डीकम्पोजिशन में कौन सी प्रक्रिया शामिल होती है, खंडन, अपचयन, ह्यूमस का निर्माण करना और खनिजीकरण। तो देखिए अपघटन की बात करें तो इसमें खंडन भी होता है अपघटन में, अपचयन भी होता है, ह्यूमस का निर्माण भी होता है और खनिजीकरण भी होता है। सारा ही इसमें होता है, तो ऑप्शन क्या बन जाएगा आपका, डी बन जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ये जो भी आपको कथन दिया गया है बताना है किसके बारे में है ये। ठीक है, देखिए पहला है कि राजस्थान के इस जो है जनजातीय समुदाय को विश्व का पहला पर्यावरणविद माना गया है। ठीक है, वे जो है जलाऊं लकड़ी को जलाने से पहले उससे जीवित कीटों को हटा देते हैं। वो कभी भी वृक्षों को नहीं काटते हैं और वृक्षों को स्वयं मृत होने या तूफान के दौरान उनके गिरने का इंतजार करते हैं। चिंकारा और कृष्ण मृग जैसे वन्य जीव इन बस्तियों के स्वतंत्र रूप से विचरण करते हैं।
बताना है किसके बारे में सही है। ठीक है, तो ये जो है आपको बिश्नोई, राजस्थान में जो जनजाति समुदाय बिश्नोई है, वो विश्व का जो है पहला पर्यावरणविद इनको माना गया है, और इनके बारे में सारे कथन है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, पर्यावरण के लिए लेके इतने ज़्यादा ये जागरूक है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 11, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए इसमें से कौन सा कथन आपको सही है। लिखा है कि प्रथम जो है राष्ट्रीय वन्य जीव कार्य योजना को राष्ट्रीय वन नीति 1988 के प्रावधान के तहत अपनाया गया। दूसरा है राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की अध्यक्षता केंद्रीय पर्यावरण और वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा किया जाता है। देखिए पहला स्टेटमेंट तो यहाँ पे आपको गलत निकल गया। ठीक है, अगर हम लोग वन्य जीव जो है बोर्ड की बात करें तो 1982 में बैठक आयोजित की गई और 1983 में प्रथम जो है राष्ट्रीय वन्य जीव कार्य योजना को अपनाया गया था, 1983 में, ना कि 1988 में। ठीक है, तो ये तो गलत हो गया। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की अध्यक्षता केंद्रीय पर्यावरण और आपको क्या दिया है, जलवायु मंत्रालय द्वारा किया जाता है, तो ये भी गलत है आपका। ठीक है, तो दोनों ही स्टेटमेंट क्या है आपका गलत हो गया यहाँ पे। ठीक है, राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की अध्यक्षता कौन करते हैं, आपको प्रधानमंत्री करते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की अध्यक्षता कौन करते हैं, प्रधानमंत्री, याद रखेंगे। दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो गया, तो अपना आंसर यहाँ पे क्या बनेगा, ऑप्शन डी बनेगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 देखते हैं। देखिए यहाँ पे एक तरफ जो है पवित्र उपवन है और एक तरफ राज्य है। ये उपवन जो है किस राज्य में, कौन सा जो है सही सुमेलित है, आपको बताना है यहाँ पे। देखिए थान जो है असम में है। ठीक है, ये आपका सही है। पहला जो है यहाँ पे ध्यान देंगे, हाँ थान असम में ही है, ये सही है आपका। काबूस आपका तमिलनाडु। ठीक है, काबूस जो है आपका ये शायद केरल में है। ठीक है, ये तमिल में नहीं है, ये गलत हो जाएगा। और देवर काडू ये कर्नाटक में है, ये जो है आपको सही है। तो यहाँ पे 1 और 3 सही है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी बनेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 13। देखिए जैव विविधता जो है संरक्षण के बाह्य स्थानों के विधियां निम्नलिखित में से कौन सी है। नीचे दिए कोड का प्रयोग करके आपको सही उत्तर आप यहाँ पे बताना है। जैव विविधता के संरक्षण के बाह्य स्थानों, ठीक है, 1C2 के विधियों के निम्नलिखित में से कौन सी विधि है। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, वनस्पतिक उद्यान ये हो जाएगा, जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र ये इसमें नहीं आएंगे, चिड़ियाघर ये इसमें आ जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1 और 3, ऑप्शन हो जाएगा सी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। देखिए कन्फर्मर्स के बारे में, संरूपी वे जीव होते हैं जो शरीर के ऊष्मा के लिए बाह्य स्रोतों पर निर्भर होते हैं, क्योंकि वो बाह्य तापमान से बदलाव के अनुसार अपने शरीर के तापमान को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में संरूपी जीव का उदाहरण क्या है। ठीक है, यहाँ पे संरूपी जीव कौन है आपको बताना है, नीचे दिए गए कोड के हेल्प से आपको बताना है। मंजोरू, मंजोरू जो है संरूपी जीव है। देखिए जो संरूपी जीव होते हैं आपको अपने तापमान को नियंत्रित करने के लिए अलग अलग गतिविधियां करते हैं। जैसे गर्मी के लिए वो धूप में बैठ जाते हैं, ठंडा होने पर जो है भूमिगत हो जाते हैं या पानी के शरण ले लेते हैं। ठीक है, तो इनको हम लोग संरूपी बोलते हैं। तो इसमें आपका मंजूरी हो जाएगा। इसके अलावा ध्यान देंगे, गुंजन पक्षी ये भी हो जाएगा, हमिंग बर्ड भी हो जाएगा, मोर नहीं होगा इसमें। ठीक है, तो मंजूरी हो जाएगा, गुंजन पक्षी हो जाएगा। ये छोटे छोटे जीव जो है इस तरह का एक्टिविटी करते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, 1 और 2 यानी ए। क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 देखते हैं। देखिए दैनिक जीवन में उपयोग होने वाले रसायन को पर्यावरण प्रभाव के संदर्भ में बताना है। देखिए आपको पता ही है कि अभी काफ़ी सारा रसायन वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है उत्पादकता जो है उत्पादन बढ़ाने के लिए, इसी के संदर्भ में आपको बताना है। फिटकिरी जो है एक गैर विषाक्त तरल पदार्थ है जिसका उपयोग सामान्यतः पेयजल को शुद्ध करने के लिए जल उपचार संयंत्रों में किया जाता है। तो ये बात सही है। ठीक है, हम लोग फिटकिरी का उपयोग करते हैं जल को शुद्ध करने में। कपड़े के विरंजक हेतु क्लोरीन गैस की तुलना में हाइड्रोजन पेरोक्साइड अधिक पर्यावरण अनुकूल रसायन है। ठीक है, तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है आपको H2O2 होता है, ये जो होता है आपको ये ज़्यादा जो है पर्यावरण अनुकूल है। ये भी स्टेटमेंट क्या है आपको सही है, दोनों ही स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन क्या हो जाएगा सी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। विभिन्न प्रजातियों के बीच अंतर जातीय पारस्परिक क्रियाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से किस मामले में केवल एक जीव लाभान्वित होता है। ठीक है, आपको ये बताना है। देखिए
यहाँ पे जो है आपको सबसे पहले दिया स्पर्धा, परभक्षण, परजीविता, स्वभोजिता, अंतरजातीय परजीविता। इसमें से आपको देखना है कि वो टर्म जिस मामले में केवल एक जीव लाभान्वित होता है, ठीक है, ये आपको बताना है। जैसे देखिए, ये जब भी बताया जाता है तो इसमें दो जो है जातियां होती है, ठीक है। जैसे आप एक छोटा सा एग्जांपल आपको देते हैं। जैसे गाय वगैरह जो है, कभी आप देखे होंगे कि गाय वगैरह जो है कभी किसी फील्ड में घास के मैदान में जाती है, तो घास के लिए क्या करती है वो, जगह जगह पे कहीं झाड़ियाँ वगैरह अगर मिलता है तो क्या करती है, झाड़ियाँ हटाती है। झाड़ियाँ हटाती है तो बहुत सारे कीड़े मकोड़े वहां से निकलते हैं, ठीक है। तो वो अपना तो घास का भक्षण करती है, और साथ साथ देखते होंगे तो गाय के पास जो है कुछ पक्षी वगैरह जो है उनके पैरों के पास जो है बैठे हुए आपको मिलते हैं, ठीक है। और वो लोग क्या करते हैं, उस कीटों का भक्षण करते हैं। तो इसमें क्या होता है, गाय को तो कोई फायदा नहीं होता है आपको, लेकिन इनको फायदा हो जाता है, ठीक है। तो केवल एक जीव जो है लाभान्वित होता है, वैसा एक्टिविटी आपको बताना है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आंसर क्या बन जाएगा आपका, स्पर्धा नहीं होगा, परभक्षण हो जाएगा यहाँ पे। इसके अलावा आपको यहाँ पे परजीविता भी हो जाएगा और सहभोजिता भी हो जाएगा। इस सब कंडीशन में केवल एक जीव को लाभ होता है, ठीक है। तो ऑप्शन आपका क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 17। हाल ही में जो है उन्हें समर्पित शांति प्रतिमा यानी स्टैचू ऑफ पीस का कश्मीर में अनावरण किया गया। वह वैष्णव समुदाय के सबसे महान ध्वजारोहक में से एक थे। उन्होंने विशिष्ट द्वैतवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन भी किया था। वो महान संत गीता भाष्य जैसे शास्त्रों के लिए जाने जाते हैं, जिसमें उन्होंने एक समतावादी समाज का भी प्रचार किया है। उन्होंने महिलाओं को संन्यास की दीक्षा देने के लिए प्रथम हिंदू आचार्य भी माना जाता है। ये जो इसके बारे में, ये आपका स्वामी रामानुजाचार्य के बारे में है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अभी आपको पता ही है कि इन्हीं का जो है श्रीनगर में संगमरमर से निर्मित इनका जो है शांति प्रतिमा का क्या किया गया, उद्घाटन किया गया केंद्रीय गृह मंत्री के द्वारा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। देखिए यहाँ पे कुछ जो है आपको प्रदूषक को प्रकृति में उनके अस्तित्व के आधार पे मात्रात्मक और गुणात्मक प्रदूषक में भी विभाजित किया जाता है। इस संदर्भ में बताना है कि निम्नलिखित में से गुणात्मक प्रदूषक कौन है। देखिए प्रदूषक की बात हो रही है यहाँ पे, तो आधार क्या होता है प्रदूषण का, मात्रा के आधार पे या गुणात्मक आधार पे। तो उसी में आपको गुणात्मक आधार पे बताना है कि प्रदूषण का कौन कौन सा उदाहरण है यहाँ। देखिए डीडीटी हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा देखें नाइट्रोजन ऑक्साइड, यहाँ पर नहीं, ये शाकनाशी, ठीक है, ये हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका क्या बनेगा, बी बन जाएगा, 1 और 3। देखिए पर्यावरण में जो है उत्पत्ति के आधार पर प्रदूषण को बांटा गया है, ठीक है। एक प्राकृतिक होते हैं, एक उसमें प्राथमिक होता है, द्वितीयक होता है। इसमें भी आप देखेंगे तो प्रकृति में अस्तित्व के आधार पर जो है प्रदूषण को दो भाग में बांट दिया गया। एक आपका मात्रात्मक हो गया, एक आपका गुणात्मक हो गया। यदि मान लीजिए मात्रात्मक हम लोग किसको पढ़ते हैं, यदि पदार्थ की प्रकृति में विद्यमान में होता है, यदि कोई भी पदार्थ है प्रकृति में जो विद्यमान होते हैं उनकी सांद्रता या मात्रा एक महत्वपूर्ण स्तर पे क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मात्रात्मक। जैसे आप कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गया, अगर बढ़ जाएगा तो ये मात्रात्मक में आ जाएगा। जबकि गुणात्मक में क्या आ जाएगा, ये सब आ जाएगा आपका डीडीटी आ जाएगा, या शाकनाशी हो गया, रासायनिक कुछ उर्वरक वगैरह हो गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं हम लोग। रेडियोधर्मी प्रदूषण के संदर्भ में बताइए, निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए, बताइए कौन सा इसमें सही है। चलिए इसको जूम कर देते हैं। चलिए अब अच्छा दिख रहा होगा आपको। रेडियोधर्मी पदार्थ के बारे में बताना है, इसमें से आपको कौन सही है। पहला देखिए, रेडियोधर्मी धूल 3000 मीटर तक ऊंचाई रह सकता है। हवाई अड्डे पे एक्सरे मशीन रेडियोधर्मी प्रदूषण का भी एक स्रोत है, ठीक है। ये बात बिल्कुल सही है। परमाणु परीक्षण वगैरह हम लोग करते हैं तो उस समय रेडियोधर्मी धूल जो है 3000 मीटर ऊंचाई या उससे अधिक ऊंचाई पे भी उठती है, और इस संपूर्ण पृथ्वी को जो है घेर भी सकती है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है आपको सही है। दूसरा, हवाई अड्डे पे जो है एक्सरे मशीन होता है, उससे भी क्या होता है आपको, रेडियोधर्मी प्रदूषक का ये भी स्रोत होता है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी क्या हो गया आपको, सही हो गया यहाँ पे। तो इस तरह से यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। चलिए जूम इन कर लेते हैं। यहाँ पे बायोमास के उत्पादन के संदर्भ में बताना है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है जय मात्रा के बारे में, ठीक है। पहला देखिए, किसी पारिस्थितिक तंत्र की सकल प्राथमिकता उत्पादक प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बनिक पदार्थ की उत्पादन दर होती है, तो सही हो जाएगा। सकल
प्राथमिकता उत्पादन में श्वसन के दौरान हुई क्षति को घटाने पे सकल प्राथमिकता उत्पादन प्राप्त होती है, भी सही है। जीवमंडल की जो है सकल प्राथमिकता उत्पादन में महासागरों का योगदान 50% से अधिक है। तीसरा स्टेटमेंट क्या हो गया आपका, गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो है अगर देखेंगे संपूर्ण जीवमंडल का अगर बात करेंगे हम लोग यहाँ पे, तो 70% भाग जो है आपको पता है महासागर से ढका हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तीसरा जो है आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे देखिए क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। देखिए, प्राय सुर्खियों में रहने वाला पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स यानी पेटा, इसी के संदर्भ में बताना है। बताइए क्या सही है इसके संदर्भ में। संयुक्त राष्ट्र का एक विशेषीकृत एजेंसी है ये। यूनाइटेड नेशन जो है कन्वेंशन ऑन एनिमल हेल्थ प्रोटेक्शन के तहत एक संगठन है। एक अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी धर्मार्थ जो है संगठन है। तो यही क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। ये जो पीपल्स फॉर द आपका एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स है, यानी पीपल, ये पेटा जो है इसका स्थापना जो है ध्यान रखेंगे 1980 में हुआ था। ठीक है, और ये सभी जानवरों के अधिकारों का स्थापना और रक्षा को जो है ये संस्थान समर्पित है। और ये क्या है, एक अंतर्राष्ट्रीय और गैर लाभकारी धर्मांध जो है संगठन है। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। अब ये आपको कथन दिया गया है, आपको ये कथन बताना है कि किसके बारे में है। ठीक है, चलिए थोड़ा जूम कर देते हैं, अच्छे से दिखेगा। पहला देखिए, ये पौधे जो है अपने सुंदर फलों के कारण भारत में उगाए गए थे, लेकिन अपने अतिशय वृद्धि के कारण ये हमारे जल मार्गों में अवरोध उत्पन्न करके तबाही मचा रहे थे। इन्हें बंगाल का आतंक भी कहा जाता है। ये पादप जो है सुपोषी जलाशयों को काफी वृद्धि करते हैं और जल निकाय के पारिस्थितिक तंत्र को गति को असंतुलित भी कर देते हैं। ठीक है, अब जल में, जल मार्ग में जो भी यात्रा होता है उसमें क्या करते हैं, ये अवरोधक के रूप में काम करते हैं। ये बताना है इसके बारे में कौन सा सही है। तो ये आपको कौन है, जलकुंभी है, नाम आप इसका सुने ही होंगे। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 23। यहाँ भी देखिए आपको 3 स्टेटमेंट दिया गया है, बताना है इसमें कौन सा सही है। देखिए, मरुस्थलीय परितंत्र के बारे में बताना है। रेगिस्तान में पाई जाने वाली मृदा जो होती है दानेदार होती है। रेगिस्तान में पशुओं की विविधता बहुत अधिक होती है। जल की हानि को कम करने के लिए पौधे की मोमी सतह यानी वेक्सी सरफेस होती है। बताना है इसमें कौन सा सही है। देखिए, रेगिस्तान में पाई जाने वाली जो मिट्टी होती है वो क्या होती है, दानेदार होती है। रेगिस्तान में तो मिट्टी आप देखते हैं बालू ही बालू दिखता है, तो ये तो बात क्या है, सही है। रेगिस्तान में पशुओं को विविधता बहुत अधिक होती है। दूसरा स्टेटमेंट आपको क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। रेगिस्तान में देखेंगे तो पशुओं को विविधता कहाँ, वहाँ तक काफी कम पशु पाए जाते हैं। ठीक है, तो दूसरा स्टेटमेंट आपको क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तीसरा देखें, जल में जो है हानि को कम करने के लिए पौधे की जो मोमी सतह होती है, वेक्सी सरफेस होता है, तो ये क्या है आपको सही है। तो इस तरह से यहाँ पे स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आपका, 1 और 3 देखें ऑप्शन सी में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। पैरेलली आप लोग क्वेश्चन को जरूर अटेम्प्ट करेंगे। देखिए, भारत वन्यजीव के संरक्षण के लिए वर्षों से कई महत्वाकांक्षी परियोजना चला जा रहा है। ठीक है, चला रहे हैं हम लोग कि वन जीव को जो है संरक्षित रखा जाए। इस संदर्भ में निम्नलिखित संरक्षण परियोजना को आरंभ से कालक्रम अनुसार क्या करना है, व्यवस्थित करना है। यानी कौन सा प्रोजेक्ट जो है कब कब चला था। ठीक है, ये आपको कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है। देखिए, प्रोजेक्ट टाइगर जो है आपको सबसे पहले आया था, इसके बाद मगरमच्छ संरक्षण योजना, और फिर हाथी परियोजना। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर देखेंगे 1973 में आ गया था आपको, बाघ को जो है संरक्षण के लिए, उनका प्रजनन बढ़ाने के लिए। ठीक है, सबसे पहले यही आया था। उसके बाद हाथी परियोजना जो है आपको बाद में देखने को 1992 में देखने को मिला था। ठीक है, और मगरमच्छ जो है 1975 में। ठीक है, तो ये सब डेट भी थोड़ा सा ऐसे दिमाग में रखेंगे। ये हाथी परियोजना जो कब आया था, 1992 में आया था। और मगर ये प्रोजेक्ट टाइगर जो है आपका, ये सबसे पहले इन सब में 1973। तो बाकी आप सीक्वेंस लगा लिए होंगे, यहाँ पे 1, 3 और 2 हो जाएगा। 1, 3, 2 आपका ऑप्शन बी में होगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। यहाँ पे ध्यान देंगे, पादप जो है जैव विविधता हमें व्यवसायिक उपयोग के लिए विभिन्न प्रकार के रसायनों को प्राप्त करने में सक्षम बनाती है। इस संदर्भ में बताइए कि निम्नलिखित में से कौन से रासायनिक पादप से निकाले जाते हैं, कौन से रसायन।
ठीक है। ये जो भी पौधे वगैरह होते हैं जैव विविधता में हमको व्यावसायिक उपयोग के लिए आपको पता है यूज किया जाता है, बहुत सारे रसायन वगैरह बनाया जाता है। तो पूछ रहा है कौन सा जो है, आप बताना है कि रसायन पादप से निकाले जाते हैं। निकोटीन है, कैफीन है, कुनोन है, यहाँ पे स्टाइनिन है। बताना है, कोड का सही प्रयोग करके आपको आंसर देना। देखिए निकोटीन आपको पता ही है कि पौधे से हम लोग प्राप्त करते हैं, ठीक है। व्यावसायिक रूप में इसका यूज किया जाता है। निकोटीन हो गया, कैफीन हो गया, कुनैन हो गया, ये सब अफीम वगैरह क्या होता है, व्यावसायिक रूप में यूज होता है आपका। तो निकोटीन हो गया, चाहे कैफीन हो गया, कुनैन, स्टेन, सब हम लोग क्या होते हैं, पादप से ही प्राप्त करते हैं। तो इस तरह से यहाँ से आपका आंसर तो आपको पता चल गया होगा। यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, सभी होगा। आगे देखिए, वायु प्रदूषण के संदर्भ में बताना है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 स्टेटमेंट है, आपको बताना है इसमें से कौन सा सही है। ताप विद्युत संयंत्र के निर्वातक में मौजूद कणिकीय पदार्थ को हटाने के लिए वैद्युत अवक्षेपित का उपयोग किया जाता है, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर का। तो ये बात सही है। आप देखेंगे जब पावर प्लांट वगैरह में, ठीक है, तो वहाँ पे जो चिमनी होता है, ठीक है, वहाँ पे जो है इलेक्ट्रो प्रेसिपिटेटर का यूज किया जाता है, ताकि छोटे छोटे जो महीन कण है उनको क्या कर लिया जाए, फिल्टर कर लिया जाए। तो ये स्टेटमेंट सही है, ठीक है। दूसरा देखिए, मार्जक जो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसी गैसों को हटा सकती है, ये आपको गलत स्टेटमेंट है। मार्जक जो है ये आपको सल्फर डाइऑक्साइड जैसे गैसों को हटा सकती है, ये नाइट्रोजन ऑक्साइड को नहीं हटा सकती है, तो ये गलत हो गया। स्वचालित वाहनों में उत्प्रेरक परिवर्तन में प्लेटिनम पैलेडियम का उपयोग जहरीली गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए किया जाता है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, आपको सही है। तो इस तरह से यहाँ पे ऑप्शन क्या बन जाएगा, सी बन जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 27। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है असमतापी के सर्वोत्तम वर्णन करता है। असमतापी, ऐसे जीव जिनका आंतरिक तापमान स्थिर रहता है। अब आंतरिक तापमान स्थिर रहेगा तो असमतापी तो कहलाएंगे नहीं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये जो जीव प्राकृतिक भूभागों में एक विस्तृत श्रृंखला में जीवित रहने के लिए अनुकूल है, ये जीव अक्षांशों में एक संकीर्ण परास में पाए जाते हैं। ये जीव जिसका आंतरिक तापमान बड़े पैमाने पे बदलता रहता है, बिल्कुल सही है। जिनका जो है आंतरिक तापमान बड़े पैमाने पे बदलेगा उन्हीं को क्या बोलेंगे, असमतापी। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 26। कभी कभी सुर्खियों में देखी जाने वाली जो है लिस्बन घोषणा किससे संबंधित है। लिस्बन घोषणा आपको पता ही होगा, समुद्री प्रदूषक और जो है आपको पर्यावरण से क्षति के खिलाफ कार्रवाई को बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन के हस्ताक्षर का एक क्या है, ये घोषणा पत्र है। तो ऑप्शन सी बन जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। सुपोषण के संदर्भ में बताइए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा आपको गलत है। यह एक ऐसी क्रिया को संदर्भित करता है जिसके द्वारा कोई जल निकाय खनिज और पोषक तत्वों को उत्तरोत्तर समृद्ध होता जाता है, तो ये तो आपको सही होगा। यह जलीय परिवेश में पादपों के विकास को बंधित करते हुए जंतुओं को समष्टि के घनत्व की वृद्धि का कारण बनता है। तो सुपोषण के बारे में ये कथन क्या हो जाएगा, आपको गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को गलत ही ढूंढना था, तो ऑप्शन क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 30। देखिए यहाँ पे क्या दिया है आपको, एक तरफ रसायन है और एक तरफ आपका प्रतिकूल प्रभाव है, ठीक है। बताना है इसमें से कितना युग्म आपको सही सुमेलित है। चलिए इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं, आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, देखिए अब दिख रहा होगा। तो यहाँ पे बताना है कितना इसमें युग्म आपका सही सुमेलित है। पहला देखिए, कार्बेरिल, इसमें मधुमक्खियों की मृत्यु हो जाती है। कार्बेरिल जो है कीटनाशक के सही है। नेक्स्ट देखिए, टॉक्सिफिन, इसमें मछलियों की रीढ़ की हड्डी विकृत हो जाती है। डाइक्लोरा, इससे पक्षियों के जो है अंडाणु पतले हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे देखेंगे तो ये डाइक्लोरा जो है आपका, डाइफिनाइल जो है डीडीटी की बात हो रही है यहाँ पे, तो पक्षियों का अंडाणु इसमें पतला हो जाता है, ठीक है। ये टेक्सोफिन से मछलियों की रीढ़ की हड्डी विकृत हो जाती है। कार्बेरिल जो है कीटनाशक से मधुमक्खियों की मृत्यु, तीनों ही सही है यहाँ पे। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, 1 मिनट, यहाँ पे सही ही बताना है, तो ऑप्शन तो 1 2 3 हो जाएगा, नहीं ऑप्शन ही, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 31। देखिए, भारतीय जो है वन अधिनियम जो है 1927 के संदर्भ में जो है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि इसमें कौन सा सही है। देखिए जूम इन कर देते हैं, अब आपको जो है विजिबिलिटी थोड़ी कम हो गई होगी, बाकी ऑप्शन तो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं भारतीय जो है वन अधिनियम 1927 के बारे में।
ठीक है, देखिए पहला स्टेटमेंट है यहाँ पे, राज्य सरकार के पास वन भूमि को सरकार की संपत्ति के रूप में अधिसूचित करने का अधिकार है, वन भूमि को। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या है आपको, सही है, बिल्कुल सही है पहला स्टेटमेंट। केवल केंद्र सरकार ही संरक्षित वन के वृक्षों को आरक्षित घोषित कर सकती है। देखिए यहाँ पे क्या वर्ड यूज कर दिया गया, केवल। अच्छा देखेंगे तो राज्य सरकार जो है संरक्षित वन में वृक्षों को आरक्षित घोषित कर सकती है, तो केंद्र सरकार वाली बात ही नहीं, यहाँ पे तो ऐसे ही गलत हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, राज्य सरकार आरक्षित वन के रूप में गठित किसी भी भूमि पे सरकार के अधिकारों को किसी ग्रामीण समुदाय को सौंप सकती है। ये भी क्या है, हो गया आपका, सही हो गया। ठीक है, तो ये वन अधिनियम के बारे में दोनों स्टेटमेंट सही। यहाँ पे 1-3 है, ऑप्शन देख ले, 1-3 यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। देखिए यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया गया है और इसके बाद दिया गया है आपको कि नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके आपको सही उत्तर बताना है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं हम लोग। प्राथमिक उत्पादक को पादपों द्वारा प्रकाश संश्लेषण के दौरान एक निश्चित समय अवधि के प्रति इकाई क्षेत्र में उत्पादित जैव मात्रा या कार्बनिक जो है पदार्थ की मात्रा के रूप में परिभाषित किया जाता है। इस संदर्भ में प्राथमिक उत्पादक निम्नलिखित कारकों में किन जो है कारकों पर निर्भर करती है। प्राथमिक उत्पादक के बारे में आपको पता ही होगा। प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्या करते हैं, पौधे जो है एक निश्चित समय अवधि में प्रति इकाई क्षेत्र में उत्पादित जो है जैव मात्रा या जो भी कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनके मात्रा के रूप में इसको परिभाषित किया जाता है। जैसे आप देखेंगे ग्राम जो है पर मीटर स्क्वायर होगा, या ऊर्जा आपको किलो कैलोरी मीटर जो है पर मीटर स्क्वायर में ये व्यक्त किया जाता है। तो इसी के बारे में आपको बताना है कि किस पे निर्भर करती है। ठीक है, किसी विशेष क्षेत्र में पाई जाने वाली पादप प्रजातियों पे, पोषक तत्व में उपलब्धता पे, पौधे की प्रकाश संश्लेषण करने की क्षमता पे। तो ये तीनों ही चीजों पे निर्भर करेगा, तो ऑप्शन यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, बी। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। हाल ही में सुर्खियों में रहे जो पॉप फेम शब्द का निम्नलिखित कथनों में सर्वश्रेष्ठ वर्णन जो है कौन करता है, ये बताना है आपको। यहाँ पे देखिए स्टेटमेंट है ABCD, 4 ऑप्शन है। ठीक है, अभी दिख नहीं रहा होगा, जैसे एक एक स्टेटमेंट हम दिखा देते हैं आपको। पॉप जो है फेम शब्द के बारे में है। ये संयुक्त राज्य अमेरिका के वैज्ञानिक समुदाय द्वारा जीवाणु से विकसित किया गया एक ईंधन अणु है। ठीक है, पॉप फेम के बारे में जो है पहला स्टेटमेंट क्या निकल गया आपको, सही निकल गया। तो इस तरह से यहाँ पे आंसर यही बन जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। बाकी देखिए यदि ऑप्शन ए में ही आपका आंसर मिल जाता है तो BCD पढ़ने की कोई ज़रूरत है नहीं, बाकी एनालिसिस के लिए आप पढ़ सकते हैं। तो PDF वगैरह देंगे तो वहाँ पे आप डिटेल में देख सकते हैं। कार्बनिक पदार्थों के अपघटन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। कार्बनिक पदार्थ के बारे में, जीवाणु और कवकीय एंजाइम अपरदन को सरल अकार्बनिक पदार्थों में तोड़ देते हैं और इस प्रक्रिया को हम अपचय कहते हैं, कैटाबोलिज्म कहते हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट सही है। यदि अपरदन में जो है लिंग्रीन और काइटिन की मात्रा अधिक हो जाए तो अपघटन की दर बढ़ जाती है, तेज हो जाती है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट तो आपको क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, ये तो प्रतिरोधक के रूप में काम करेगा, यहाँ पे अपघटन जो है बहुत धीमा हो जाएगा। अपघटन के दौरान बनने वाला ह्यूमस सूक्ष्मजीवों की क्रिया के उच्च प्रतिरोधी होती है, तो ये भी सही निकल गया। यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 35। देखिए भारत में जो है ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के संदर्भ में बताना है कौन सा कथन आपको सही है। पहला स्टेटमेंट यहाँ पे देंगे, देखेंगे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत भारत में एक ऐसी भी किसी सामग्री को अपशिष्ट के रूप में परिभाषित किया गया है जो टूट या खराब हो जाती है। ठीक है, पहला ये स्टेटमेंट क्या हो गया आपको, गलत हो गया। ये जो है इस तरह से अपशिष्ट को परिभाषित आपको नहीं किया गया है। ठीक है, आप देखेंगे तो खनन कार्य या उत्खनन में इसके दौरान जो होने वाले अपशिष्ट होते हैं उन्हीं को हम लोग इस अपशिष्ट में जो है ऐड करते हैं। ठीक है, ठोस अपशिष्ट वगैरह में हम लोग देखते हैं इसको। तो पहला स्टेटमेंट आपको क्या होगा, सही नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अगला स्टेटमेंट, अवशेष एक प्रकार का ई अवशिष्ट पदार्थ है जो बेकार पड़े इलेक्ट्रॉनिक सामान के पुनर्चक्रण के दौरान उत्पन्न होता है। अवशेष की बात कर रहा है, तो ये भी दूसरा स्टेटमेंट ही आपका गलत हो गया। अवशेष जो होता है, जो भी गैर मूल्यवान जो है अंश होते हैं उनके मूल्यवान अंश को अलग करने की प्रक्रिया के बाद जो सामग्री बचती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अवशेष कहते हैं। ठीक है, आपको पता ही है अवशेष किसको बोला जाता है। जैसे मान लीजिए आपको पता ही है कि एक एग्जाम्पल देते हैं ऐसे कि आपको जैसे
धान से आपको क्या चावल निकालना है, तो धान के बाद क्या मिल जाएगा, धान का कुछ जो है छिलका बच जाएगा, वो अवशेष कहलाएगा। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन क्या बन जाएगा, डी बन जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में जो है कौन सा प्रतीक जो है या वाक्यांश भारत के राष्ट्रीय प्रतीक पर दिखाए जाते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय प्रतीक आपको पता ही है, देखे होंगे। इस पे क्या क्या आपको दिखने को मिलता है यही बताना है। देखिए यहाँ पे सत्यमेव जयते बिल्कुल रहता है, सांड भी ये भी है, बाघ इस पे नहीं देखने को मिलता है, हाथी मिलती है। इसके बाद देखिए चौकड़ी भरा हुआ घोड़ा ये भी है, शेर भी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बाघ को छोड़ के जो है सारा ही आपको देखने को मिल जाएगा। और देखेंगे तो नए संसद भवन के छत पे आप देखेंगे तो राष्ट्रीय प्रतीक का अनावरण भी किया गया है। ठीक है, अब 2 4 5 6 महीने हो गया, इससे पहले आपको अनावरण किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन आपका क्या बन जाएगा, 1 2 4 5 6, 3 को छोड़ के। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। देखिए प्रकाश जो है रासायनिक धूम कोहरे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा इसमें सही है। देखते हैं, धूम कोहरे यानी स्मॉग जो बनता है, ठीक है, उसी के बारे में आपको बताना है। यह असंतृप्त हाइड्रोकार्बन और नाइट्रोजन ऑक्साइड पर सूर्य के प्रकाश की क्रिया का परिणाम के स्वरूप ये बनता है। ठीक है, स्टेटमेंट तो क्या है आपको सही है। यह सामान्य तौर पर शीत और आर्द्र जलवायु में उत्पन्न होता है। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आपको, गलत हो जाएगा। ठीक है, देखेंगे धूम कोहरा कब बनता है आपको। ठीक है, तो ये उष्ण और शुष्क और साफ धूप वाली जलवायु में बनता है। ठीक है, तो ये गलत हो गया, तो इस तरह से ऑप्शन केवल एक सही होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। देखिए क्या पूछा जा रहा है, जलवायु परिवर्तन के कारण। अच्छा यहाँ पे ऑप्शन देखें, चलिए क्वेश्चन काफी यहाँ पे लॉन्ग दिख रहा है, ये आपको ऑप्शन दिख रहा है। ठीक है, पहला में है आपको 2 3 4 है, फिर 1 3 4 है, 2 4 5 और चलिए अटेम्प्ट करते हैं इसको। सबसे पहले तो इसको थोड़ा सा और जूम इन करते हैं तब क्वेश्चन दिख पाएगा, बाकी विजिबिलिटी कम हो जाएगी। देखिए यहाँ पे जलवायु परिवर्तन के जो है कारण हाल ही में परवाल विरंजन की घटनाएं बार बार घटित होने वाली विशेषता बन गई है, इस संदर्भ में आपको बताना है। ठीक है, देखते हैं, पराबैंगनी विकिरण के संपर्क में वृद्धि। ठीक है, तो ये बात क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। परवाल के मुख को ढकने वाले रेत जैसे अवसाद, परवाल भित्तियों में अमोनिया और नाइट्रेट उर्वरक जैसे अतिरिक्त पोषक तत्वों का प्रवेश, अत्यधिक वर्षा में जंजाल की बड़ी मात्रा में परवालों में भराव और लवणता में परिवर्तन। ठीक है, तो ये सारा ही जो है कारण है आपको, जलवायु परिवर्तन के कारण जो है आपको ये जो परवाल विरंजन की बात हो रही है, इसका घटना बार बार देखने को मिल रहा है, इसका वजह जो है सारा कारक है यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से ऑप्शन क्या बन जाएगा आपका, डी बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 39 देखते हैं। चलिए इसको जूम कर लेते हैं थोड़ा। देखिए किसके बारे में पूछा जा रहा है, राष्ट्रीय वन नीति 1988 के बारे में बताइए। 3 स्टेटमेंट है, इसमें बताना है कौन सा सही है। इसमें प्रावधान किया गया है कि देश के कुल भूमि क्षेत्र का 1/4 भाग पे वनों के अंतर्गत होना चाहिए। ठीक है, अब पहला स्टेटमेंट ही गलत हो गया। ये जो वन नीति आपका 1988 आया था, इसमें बताया गया है कि जो भी हमारा भौगोलिक क्षेत्र है उसका 33% क्या होना चाहिए, वन या वृक्ष से क्या होना चाहिए आपका, आच्छादित होना चाहिए। ये बोल रहा है 1/4, 1/4 का मतलब तो क्या हो गया आपका 25% हो गया। तो पहला स्टेटमेंट आपका क्या हो गया, गलत हो गया। नेक्स्ट देखें, ये प्रतिपूरक वन रोपण का प्रावधान करती है, तो ये बात सही है। देखेंगे आप वन नीति में तो बहुत सारी बातें थी इसमें, प्राकृतिक विरासत का संरक्षण कीजिए, मृदा अपरदन और अन्न जो है अन्नछादन पर नियंत्रित कीजिए, वनोन्मूलन में पर्याप्त जो है वृद्धि कराइए, वनों को उत्पादन में वृद्धि कराइए, ईंधन में लकड़ी चारा या गैर इमारती जो है वन उत्पादन है या छोटी इमारती लकड़ी का आवश्यकता को पूरा कीजिए, ये सब चीजें इसमें रखी गई थी। तो इसमें बंजर भूमि और निम्नलिखित भूमि को वनरोपण और अन्य वृक्षारोपण उद्देश्य के लिए उपयोग करने का सुझाव दिया गया था। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है आपको सही है, तो ये दोनों स्टेटमेंट सही हो गया, पहला गलती हो गया, ऑप्शन क्या बनेगा, बी बन जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए और बताइए इसमें कौन सा स्टेटमेंट आपको गलत है। ठीक है, गलत बताना है। राष्ट्रीय उद्यान में पशुओं का चारण की अनुमति होती है, राष्ट्रीय उद्यान में। ठीक है, पहला स्टेटमेंट क्या हो गया आपको, गलत हो गया। राष्ट्रीय उद्यान आप इसके बारे में पता होगा आपको कि यहाँ पे जो है वानिकी चारण या खेती जैसे कोई भी मानवीय गतिविधि को क्या अनुमति नहीं दी जाती है राष्ट्रीय उद्यान में। ठीक है, तो यहाँ पे चराने की जो है अनुमति कहाँ से दी जाएगी, ये गलत हो गया। नेक्स्ट देखिए, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया था। दूसरा स्टेटमेंट भी गलत है आपका, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है।
ठीक है, जो 1936 में था। और ये आपको तो पश्चिम बंगाल में है, नहीं उत्तराखंड में है, तो ये भी गलत हो गया। जीवमंडल निश्चय का कोर जोन वन प्रबंधन और स्थानीय समुदाय के बीच सक्रिय सहयोग का क्षेत्र होता है। तो तीसरा भी स्टेटमेंट क्या हो गया आपको यहाँ पे गलत ही हो गया। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है कि जीवमंडल निश्चय का कोर जोन वन प्रबंधन और स्थानीय समुदाय के बीच सक्रिय सहयोग का क्षेत्र होता है। ठीक है, ये प्रबंधन जो है स्थानीय लोग के बीच जो है सक्रिय सहयोग का क्षेत्र होता है, तो ये संक्रमण क्षेत्र होता है। ठीक है, तो इसलिए भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहाँ पे तीनों ही गलत है, ऑप्शन क्या बन जाएगा आपका, डी बनेगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 41। देखिए, निम्नलिखित में से जो है कौन सा अधिनियम सबसे पहले अधिनियमित किया गया था इन सब में। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कौन सा अधिनियम सबसे पहले अधिनियमित किया गया था। यहाँ पे वायु प्रदूषण अधिनियम है। वायु प्रदूषण अधिनियम कब आया था आपका, 1981 में। ठीक है, जल प्रदूषण अधिनियम 1974। पर्यावरण अधिनियम कब आया था आपका, 1986। और लास्ट बता आपका वन संरक्षण अधिनियम 1980। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं सबसे पहले इनमें कौन हो जाएगा आपका। ठीक है, जल प्रदूषण अधिनियम 1974। इन सब में सबसे पहले यही होगा, तो ऑप्शन यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, बी बन जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 42। देखिए, यहाँ पे आपको सही कथन ही ढूंढना है। क्वेश्चन तो विजुअल हो ही पा रहा होगा। दो या दो से अधिक जीवों के बीच जैविक अंतःक्रिया के संदर्भ में प्रति जो है जैविकता से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए इसमें से कौन सा कथन सही है। कोई भी अंतः जो है क्रियात्मक प्रजाति प्रति जैविकता में लाभान्वित नहीं होती है। तो ये स्टेटमेंट तो सही है। इस प्रकार के संबंध में देखेंगे प्रति जैविकता में, तो किसी भी प्रजाति को जो है कोई लाभ यहाँ पे नहीं होता है। तालाबों में उगने वाले नील हरित शैवाल प्रति जैविक क्रिया के संबंध में होते हैं। तो ये भी क्या है आपका स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तालाब में उगने वाले जो नील हरित शैवाल होते हैं वो भी आपको इसी में आ जाएंगे। तो दूसरा भी स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आपको, सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह दोनों स्टेटमेंट सही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका ऑप्शन सी बन जाएगा। देखिए, प्रति जैविकता होता क्या है, सबसे पहले इसका डिफिनीशन यदि क्लियर हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए, जब भी दो जीव होते हैं, दो से अधिक कोई जीव हैं, उनके मध्य ऐसा संबंध होता है जिसमें कम से कम एक जीव को क्या पहुंचे, हानि पहुंचे। अब देखेंगे तालाब में यदि नील हरित शैवाल आपका ज्यादा हो जाएगा तो उससे आपको पता है क्या हानि होता है, उसमें जो भी पानी पीने वाले मवेशी होंगे उनको भी हानि पहुंचेगा। मछली जो होंगे, मछलियां उसमें मरने लगेंगी। ठीक है, तो एक जीव को हानि होता है इसमें। तो दोनों स्टेटमेंट इस तरह से सही है। बाकी देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 43। देखिए, यहाँ पे क्या पूछा गया आपको, कवक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि इसमें कौन सा आपको गलत है। पहला है कवक जो है परपोषी जीव होते हैं। ठीक है, तो ये तो बात सही है, कवक ये परपोषी होते हैं, परपोषी या विषमपोषी। ठीक है, हेट्रो जो है ट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। नेक्स्ट देखिए, सभी कवक बहुकोशिकीय होते हैं। अब यहाँ पे वर्ड यूज कर दिया है आपका सभी को जो है बहुकोशिकीय होते हैं, ये क्या हो गया आपको, गलत हो गया। ठीक है, कुछ जो है कोशिकीय कवक भी होते हैं, जैसे आपका खमीर ईस्ट आप देखते होंगे जो ब्रेड वगैरह बनाने में यूज किया जाता है। ठीक है, तो सभी नहीं होते हैं यहाँ पे सभी। अब कुछ जो है आपको बहुकोशिकीय होते हैं, कुछ एक कोशिकीय भी होते हैं, तो इसलिए स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। बाकी आपका आंसर तब हो गया। बाकी देख सकते हैं कवक की कोशिका भित्ति काइटिन और जो है पॉलीसेकेराइड से बनी होती है। पेनिसिलिन जैसे प्रतिजैविक कवक से ही प्राप्त होते हैं। बाकी सब सही है, यहाँ पे ऑप्शन भी ही क्या है आपका गलत है। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 44। यहाँ पे देखिए, समशीतोष्ण वनों में निम्नलिखित में से कौन से वृक्ष या पौधे पाए जाने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, देखिए यहाँ पे ओक का पौधा है, मेपल, कॉटनवुड है और बिल्लो है। ठीक है, तो समशीतोष्ण की बात की गई है यहाँ पे। समशीतोष्ण वन में देखेंगे तो आपको प्रति वर्ग किलोमीटर में जो है 3 से 4 जो है प्रजाति आपको देखने को मिलता है। और इसमें ओक होता है आपका, ये बीच, हेमलॉक, मेपल, बासवुड, कॉटनवुड सारा इसमें पाया जाता है। तो इस यहाँ पे ऑप्शन क्या बन जाएगा, डी बन जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 45। देखिए यहाँ पे जैविक जो है ऑक्सीजन मांग यानी बीओडी के संदर्भ में आपको बताना है, दो कथन है, इसमें बताना है आपको कौन सा कथन सही है।
यह एक जलीय पारिस्थितिक तंत्र में मौजूद जैविक प्रदूषण की मात्रा को दर्शाता है, बीओडी। यानी आपको बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड के बारे में आपको बात किया जा रहा है। तो बिल्कुल ये सही है कि जलीय पारिस्थितिक तंत्र में मौजूद जो है जैविक प्रदूषण की मात्रा को क्या करता है, ये दर्शाता है। उच्च जैविक ऑक्सीजन मांग का अर्थ ये है कि समुद्री जीवों में उपलब्ध घुलित जो ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाना। तो दोनों स्टेटमेंट ही क्या है आपका यहाँ पे सही है। तो इस तरह से ऑप्शन क्या बनेगा, सी बनेगा। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, एक तरफ सूचकांक रिपोर्ट है, एक तरफ संगठन है। आपको बताना है कौन सा इसमें युग्म जो है सही सुमेलित है। ठीक है, देखिए वर्ल्ड जो है सिटीज रिपोर्ट, यूएन जो हैबिटेट संगठन के द्वारा, ये तो आपको क्या है, सही है। इसके अलावा एशिया पैसिफिक जो है सस्टेनेबल इंडेक्स, ये यूनिसेफ के द्वारा। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट जो है यहाँ पे क्या है आपको गलत है ये। ठीक है, तीसरा स्टेटमेंट देखते हैं। ऐसे देखेंगे तो ये एशिया पैसिफिक जो है सस्टेनेबल जो है इंडेक्स, ये जो है आपको सूचकांक क्या दिया था, यूनिसेफ। हाँ, यूनिसेफ तो ये नहीं करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए ग्लोबल जो है फाइनेंस डेटाबेस रिपोर्ट, ये जो है आपको कौन जारी करता है, विश्व बैंक। ठीक है, तो ये तो सही है, विश्व बैंक ही जारी करता है। यहाँ पे 1 और 3 सही हो जाएगा, ऑप्शन क्या बनेगा, डी बनेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। संयुक्त जो है वन प्रबंधन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा इसमें सही है। पहला है कि यह जो है वन प्रबंधन वह मॉडल है जिसमें योजना और संरक्षण कार्यक्रम में स्थानीय समुदाय शामिल होते हैं। संयुक्त वन प्रबंधन नाम ही है आपका, ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। तो इसमें बिल्कुल है कि इस योजना में आपको स्थानीय समुदाय को भी शामिल किया जाएगा। यह भारतीय वन अधिनियम 1987 के तहत जो है संविधिक जो है, ये गलत हो गया। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट आपका गलत है। ये राष्ट्रीय वन नीति 1988 के तहत जो है आपको स्वीकार किया गया था। तो 1927 है, तो इसलिए गलत हो जाएगा, केवल एक सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, यहाँ पे निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है और बताना है इसमें से कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित है। ठीक है, देखिए एक तरफ जो है पारंपरिक जल संचय प्रणाली है और एक तरफ राज्य क्षेत्र है। तो यहाँ पे जो पहला आपको दिया है टंका गुजरात, ये सही हो जाएगा। कंटा कर्नाटक, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। जिंक लद्दाख, ये भी सही हो जाएगा। ठीक है, ये जो कट्टा है आपको, ये उड़ीसा में आपको उड़ीसा राज्य का पारंपरिक जो है जल संचयन प्रणाली हो जाएगा, तो इसलिए गलत हो जाएगा। 1 3 सही। यहाँ पे ऑप्शन देखिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 49। देखिए यहाँ पे फिर 3 स्टेटमेंट है, बताना है आपको कौन सा सही है। पौधे द्वारा परभक्षियों को भगाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा रक्षा तंत्र जो है विकसित किए जाते हैं। पत्तियों की सतह पे महीन रोओं का उपस्थिति, ये बात क्या है, सही है आपको। कुछ पौधे द्वारा कैफीन का रिसाव भी किया जाता है और पत्तियों में कांटों की उपस्थिति भी रखी जाती है। तो ये सब जो है अपनी रक्षा के लिए रखा जाता है। तो यह सही स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, डी। क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 50। यहाँ पे भी देखिए 4 आपको स्टेटमेंट है और बताना है कौन सा सही है। ठीक है, देखते हैं। देखिए ईविल जो है कॉर्टेट शब्द का प्रयोग प्रायः जैव विविधता के लिए खतरों का वर्णन के लिए किया जाता है। इस संदर्भ में बताइए ईविल कॉर्टेट का भाग कौन सा होता है। ये जैव विविधता के लिए खतरा होता है, इसका भाग कौन होता है आपको बताना है, जलवायु परिवर्तन। ठीक है, तो ये इसका भाग आपको नहीं होता है। अति दोहन, सह विलुप्तता, आवासीय क्षति और विखंडन, ये सब इसमें शामिल होता है। यहाँ पे 2 3 4 ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 51 देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है, निम्नलिखित पे विचार कीजिए। एक तरफ कथन है, एक तरफ कारण है, बताना है इसमें कौन सा सही है। ठीक है, देखते हैं। चलिए इसको थोड़ा जूम कर देते हैं। देखिए अब दिख रहा होगा, कथन में देखिए क्या लिखा है, ध्वनि प्रदूषण जो है नियम 2000 को वायु अधिनियम 1981 के तहत तैयार किया गया है। ठीक है, चलिए ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। देखिए पहला ऑप्शन में है ए आर, दोनों सही है। आर ए का व्याख्या करता है, ए आर दोनों सही है, आर ए का व्याख्या नहीं करता। ए सही है, आर सही नहीं है। ए सही नहीं है और लेकिन आर सही है, यही स्टेटमेंट है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे जो दिया है ये तो आपको गलत निकल गया। यहाँ पे क्या दिया था कि ध्वनि प्रदूषण आपको नियम 2000 को वायु अधिनियम 1991 के तहत तैयार किया गया है। भारत में देखेंगे, बात करेंगे
तो वायु जो है अधिनियम 1981 में लागू किया गया था, ठीक है, लेकिन 1987 में फिर इसे संशोधित कर दिया गया था और वायु प्रदूषक के रूप में इसको शामिल कर लिया गया था, ठीक है। और ये आपको बता रहा है कि ध्वनि प्रदूषण नियम 2000, ठीक है, को जो है वायु अधिनियम 1981 के तहत तैयार किया गया था। तो इसको जो है आपको 1981 के तहत आपको तैयार नहीं किया गया था, ठीक है। ध्वनि प्रदूषण इसके स्रोत जो है 1986 में अगर देखेंगे आप लोग 1986 के तहत ये किया गया था, ठीक है। चलिए, तो ये तो गलत निकल गया पहला। वायु जो है अधिनियम 1991 को शोर का वायु प्रदूषक माना गया, ठीक है। ध्यान दीजिएगा क्या लिखा है, वायु अधिनियम जो है 1981 को शोर का वायु प्रदूषक का मानता है, ठीक है, शोर को वायु प्रदूषक मानता है। तो ये स्टेटमेंट क्या है आपको सही है। अच्छा, तो यहाँ पे एक तो स्टेटमेंट गलत है, ऐसा है क्या? ये गलत हो गया। आर आर आपको सही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी बन जाएगा इसका, ठीक है, डी। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, निम्नलिखित में से कौन से मीथेन उत्सर्जन का स्रोत है, ठीक है, बताना है। इसमें पुट का प्रयोग करके सही उत्तर आपको देना है। मीथेन कोई भी भराव क्षेत्र है, लैंडफिल है, तो यहाँ पे मीथेन का स्रोत होता है, मीथेन वहाँ पे गैस हो जाता है, ठीक है। दीमक ये भी हो जाएगा आपको प्राकृतिक आर्द्र भूमि में भी, और आपको गैस ड्रिलिंग में भी हो जाएगा। आप कभी कभी देखे होंगे कि दलदली वगैरह भूमि में भी देखे होंगे कि वहाँ पे कभी कभी दलदली भूमि में आपको आग जैसी घटनाएं को देखने को मिलती होगी। तो उसका कारण यही है, वहाँ पे जो है इस गैस का इकट्ठा होना। तो उत्सर्जन का वो भी स्रोत है आपका, आर्द्र भूमि भी है। तो यहाँ पे आपका सारा ऑप्शन ही सही है, ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत में जो है रेडियोधर्मी अपशिष्ट के प्रबंधन नियम जो है निम्नलिखित अधिनियम जो है के तहत किस नियमों को जो है शासित होता है? देखिए, क्वेश्चन ये क्या पूछा गया आपसे कि भारत में जो रेडियोधर्मी अपशिष्ट होते हैं का प्रबंधन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों द्वारा शासित होता है? तो ये जो है आपको परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962 के द्वारा, ठीक है। आगे चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 54। ये प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के बारे में आपको बताना है। यहाँ पे 3 कथन है और इसमें से आपको सही कथन बताना है, ठीक है। बाकी ऑप्शन यहाँ पे नीचे दिया गया है, ठीक है। देखिए, 1 और 2 है, 2 और 3 है, 1 3 हो, 1 2 3 है। चलिए पहला स्टेटमेंट देखते हैं। यह जो है गैर कृषि क्षेत्र के सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना की सहायता करने के लिए युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करेगा। रोजगार सृजन कार्यक्रम तो सही है। जो ये आपका प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम में ट्रांसजेंडर लोगों को विशेष श्रेणी के लिए तहत मानकर उच्च सब्सिडी प्रदान की जाती है, ये भी स्टेटमेंट यहाँ पे सही हो जाएगा। ये जो आपको प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम है लागू है नोडल एजेंसी खादी और ग्रामोद्योग आयोग है। यहाँ पे सारा स्टेटमेंट ही आप क्या आपको सही है, तो ऑप्शन क्या बन जाएगा आपका, डी बन जाएगा। आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे निम्नलिखित पे विचार कीजिए। एक तरफ आपको पहल दिया है, एक तरफ विषय वस्तु दिया है। इसमें आपको बताना है कि कितना जो है युग्म सही सुमेलित है, ठीक है। नीचे आपको ऑप्शन दिख रहा होगा। अब देखिए, इसको मैं यदि जूम इन कर देता हूँ तो क्लियरिटी जो है बहुत कम हो जाएगी, ठीक है। मोबाइल में देखने पे काफ़ी जो है मैं खुद ऑब्जर्व किया, ठीक है। और नेट डाटा वगैरह 1 1.5 GB जनरली सबके पास होता है, कुछ ही लोगों के पास वाईफाई अवेलेबल होता है, तो ऐसे में प्रॉब्लम आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन आप ध्यान से देख लें, यहाँ पे 1 2 3 है, 1 2 है, 1 3 है और 2 है, ठीक है। चलिए देखते हैं इसको कौन कौन सा सही सुमेलित है, ये आपको बताना है। डिजिटल इंडिया जो है जेनेसिस, नेशनल डीप टेक जो है स्टार्टअप प्लेटफॉर्म सही होगा, ठीक है। तो पहला तो यहाँ पे सही हो गया। अच्छा, तो ऑप्शन आपका डी एलिमिनेट हो गया, ठीक है। ऐसे भी आप देख सकते हैं। खैर, ऑप्शन 1 तो ए बी सी तीनों में है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। इंडिया इंडिया स्टेक जो है यहाँ पे आधार और यूपीआई जैसे प्रमुख परियोजनाओं का वैश्विक भंडार, और मेरी पहचान ज्ञान और जागरूकता के हस्ताक्षर के लिए एआई आधारित भाषा अनुवादन मंच, ठीक है। तीसरा यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको गलत हो जाएगा। मेरी पहचान आपको पता ही है, एक नागरिक के लिए लॉगिन करने के लिए एक नेशनल जो है सिंगल लाइन ऑनलाइन है आपको एनएसएसओ के द्वारा, ठीक है। तो तीसरा तो आपको सही नहीं होगा। बाकी पहला और दूसरा सही है, तो ऑप्शन देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, 1 2 ऑप्शन बी में है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 56। देखिए, विविधता के संदर्भ में बताना है। निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा सही है। जैसे जैसे हम ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर बढ़ते हैं, ठीक है, ये विषुवत रेखा हो गया, ध्रुव की बात हो गया। ध्रुव से जैसे ही आप विषुवत रेखा की ओर बढ़ेंगे तो प्रजातियों की विविधता
कम होती जाती है। ठीक है, ये तो गलत हो गया। आप ध्रुव पे जाएंगे तो बहुत ही प्रजातियों का, यहाँ पे तो ठंड ही पूरा प्रदेश है। तो आप विषुवत रेखा पे प्रजातियों को विविधता सबसे ज्यादा देखने को यहीं पे इसी रीजन में मिलता है। ठीक है, आप सभी को पता ही है, सालों भर बारिश होता है, यहाँ पे घने जंगल होते हैं। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट क्या हो गया आपको, गलत हो गया। दूसरा देखिए, पूर्वी घाट की तुलना में पश्चिमी घाट में उभयचर प्रजातियां की विभिन्नता अधिक है। तो दूसरा स्टेटमेंट क्या हो गया, अगर प्रजातियों की विभिन्नता के बारे में देखें हम लोग, तो पश्चिमी घाट में जो है उभयचर प्रजाति का विविधता पूर्वी घाट से अधिक है। तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। आगे देखते हैं, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के संदर्भ में केंद्र सरकार निम्नलिखित में से कौन सी कार्रवाई कर सकती है। केंद्र सरकार के बारे में बताना है। तो किसी स्रोत से प्रदूषण के उत्सर्जन के लिए मानक निर्धारित कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है ये। खतरनाक पदार्थों के प्रबंधन के लिए प्रतिक्रिया और सुरक्षा उपाय निर्धारित कर सकती है। पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण से संबंधित मामले के लिए नियम बना सकती है। तीनों ही स्टेटमेंट सही है। यहाँ पे ऑप्शन क्या बनेगा, डी बनेगा। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से देश जो है I2U2 समूह में शामिल है। ठीक है, I2U2 को देखेंगे तो अभी इस सब नेताओं का वर्चुअल जो है शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। तो इसमें आपको कौन शामिल है, भारत, इजराइल, संयुक्त राज्य अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, तो इसमें भारत शामिल है, बिल्कुल सही है। ठीक है, इजराइल भी इसमें आपको शामिल है। इसके अलावा कौन शामिल है इसमें, तो संयुक्त राज्य अमेरिका है, और इसके अलावा आपका संयुक्त अरब अमीरात। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3 और 5। 1 2 3 और 5 ऑप्शन ए में है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। देखिए, क्वेश्चन नंबर 59 में ध्यान देंगे। पूछा गया है, जगन्नाथपुरी रथ यात्रा के संदर्भ में बताना है कौन सा कथन यहाँ पे सही नहीं है। पहला, रथ यात्रा यूनेस्को के वैश्विक अमूर्त जो है सांस्कृतिक धरोहर का हिस्सा नहीं है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट जो है यहाँ पे आपको गलत बताना है। तो ये तो सही है, हिस्सा उसको अभी नहीं बनाएगा। देवताओं की प्रतिमाएं पत्थर की बनी होती है, दूसरा स्टेटमेंट है। ठीक है, तो दूसरा स्टेटमेंट तो क्या हो जाएगा आपको, यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है, इसमें देवताओं का प्रतिमा जो है पत्थर का नहीं बनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं स्टेटमेंट, और देखेंगे तो इसमें जनरली आप देखेंगे तो मूर्तियों का खंडित, इसमें मूर्तियां क्या होती है, खंडित होती है और विकृत होती है। इसमें मूर्तियों का हाथ पैर वगैरह नहीं होता है। ठीक है, अनुपातिक रूप से ये बड़ा होते हैं, अनुपातहीन रूप से ये बड़ा होते हैं। ठीक है, ये मूर्तियां जो है जनरली धातु या पत्थर के नहीं होते हैं, बल्कि किसके होते हैं, आपको लकड़ी और कपड़ा के होते हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट ही गलत हो जाएगा। गोटीपुआ नृत्य प्रदर्शन इस रथ यात्रा से संबंधित है, तो ये इसमें होता है। ये प्रत्येक वर्ष जो है आषाढ़ के महीने में मनाया जाता है। और बाकी सही है, इसमें बी ही गलत है, ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। आगे देखें, यहाँ पे ग्रीन हाउस गैस के संदर्भ में बताना है। ठीक है, अब इसमें जो भी क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है जनरली, आप देखेंगे बहुत सारे एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो कंसेप्ट सब्जेक्ट का जो है नियंत्रण किसी जो है एग्जाम के ऊपर नहीं होता है कि इसी एग्जाम में इसी कंसेप्ट से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ग्रीन हाउस गैस के बारे में तो आप बहुत अभी तक पढ़े होंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे नीचे जो है स्टेटमेंट दिया गया है कि आपको बताना है कौन सा सही है। देख लीजिए एक बार स्टेटमेंट, 1 3 है, 1 2 है, 2 3 और 1 2 3 है। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला है आपको कि कार्बन डाइऑक्साइड प्राकृतिक रूप से होने वाले ग्रीन हाउस प्रभावों को 50% से अधिक के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या होगा आपका, सही होगा। 50% से अधिक के लिए तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होता है, ये स्टेटमेंट जो आपका सही नहीं होगा। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड से अगर देखेंगे आप लोग तो ये 60% से अधिक के लिए जो है जिम्मेवार हो जाएगा, 50% से अधिक के लिए उत्तरदायी यहाँ पे दिया है। ठीक है, चलिए आगे और स्टेटमेंट देखते हैं इसमें हम लोग। कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में नाइट्रस ऑक्साइड 300 गुना अधिक प्रभावी ढंग से ऊष्मा को शोषित करने का क्षमता होती है। ठीक है, और नेक्स्ट है इसमें, धान की खेतों और कोयला खदानों में मीथेन गैस निकलती है, तो ये तो बात सही है। ठीक है, धान के खेत या कोयला खदान में देखेंगे तो मीथेन गैस वगैरह निकलता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या बताना था, सही ही बताना था। इसमें 50% जो है कार्बन डाइऑक्साइड प्राकृतिक रूप से जिम्मेवार नहीं होता है,
पहला सही नहीं माना जाएगा, 2 और 3 सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 61। एक तरफ औषधीय पौधे हैं, उनका उपयोग है, बताना है इसमें से कौन कौन सही सुमेलित है। पहला है आपका कर्णवंद, पेट के विकारों में उपचार किया जाता है, सही है। सितेचा जो है अशोक, त्वचा के रोगों में उपचार होता है। कतल जो है जसवंत, जोड़ों के दर्द के लिए उपचार होता है, सभी सही सुमेलित है। ऑप्शन आपका ए बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। देखिए ये थोड़ा विजुअल कम हो पा रहा होगा क्वेश्चन। देखिए इसमें 4 स्टेटमेंट दिया गया, हम इसको थोड़ा जूम कर देते हैं ताकि विजुअल हो पाए। निम्नलिखित जो है कथनों में कौन सा जो है जैवी अन्वेषण यानी बायो जो है प्रोस्पेक्टिंग शब्द का सर्वोत्तम रूप है। पहला यहाँ पे देखिए स्टेटमेंट क्या दिया है, प्राकृतिक रूप से उपलब्ध सूक्ष्म जीवों की सहायता से पर्यावरणीय रूप से स्वीकार्य उत्पादों की पदार्थ का निम्नीकरण, ये नहीं होगा। आर्थिक महत्व के उत्पादों के आणविक, आनुवांशिक और प्रजातीय स्तरीय विविधता की खोज। ठीक है, तो यही इसको सही संदर्भित करता है यहाँ पे, तो इसलिए ऑप्शन क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा। बाकी देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 63। यहाँ भी 3 स्टेटमेंट दिया गया है और आपको बताना है कौन सा इसमें सही होगा। ठीक है, देखिए देखते हैं किसके बारे में पूछा जा रहा है। वित्तीय सेवा संस्थान जो संस्थान ब्यूरो है FSIB के बारे में। ठीक है, और बाकी ऑप्शन आपका नीचे है, केवल एक है, 1 और 3 है, 2 और 3 है और 2 है। ठीक है, देखिए पहला क्या है आपका, यह सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का पूर्णकालीन निदेशकों के साथ साथ गैर कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्ति के संबंधित सिफारिशों के लिए एकमात्र इकाई है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट तो क्या हो जाएगा, आपको सही हो जाएगा। आगे देखिए, वित्त मंत्रालय एक संयुक्त सचिव FSIB का पदेन अध्यक्ष होता है। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, आपको यहाँ पे गलत हो जाएगा। FSIB का देखेंगे तो अध्यक्ष जो है केंद्र सरकार द्वारा इसका नामित किया जाता है। ठीक है, तो ये जो है वित्त मंत्रालय वाला संयुक्त सचिव वाला बात गलत हो जाएगा। FSIB के गठन के बाद बैंक जो है बोर्ड ब्यूरो के सभी अस्तियों, हितों और देनदारियों FSIB द्वारा हस्तांतरित की जाती है। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट सही है, 1 और 3 सही है, तो ऑप्शन देखिए क्या हो जाएगा, 1 और 3 यानी ऑप्शन में आपका बी हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 64। यहाँ पे देखिए राष्ट्रीय उद्यान है, राज्य है, और बताना है इसमें से कौन सा आपका युग्म जो है कितना सारा सही सुमेलित है। पहला है आपको यहाँ पे ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान, तो यह महाराष्ट्र राज्य के चंद्रपुर जिले में है, तो उत्तराखंड है, तो ऐसे ही गलत हो गया। बांधवगढ़ जो है आपका राष्ट्रीय उद्यान, तो ये मध्य प्रदेश में है, तो सही है। दुधवा जो है राष्ट्रीय उद्यान आपको पता ही है, दुधवा कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में ही है। ठीक है, तो ये भी आपको लखीमपुर खीरी जिले में देखने को मिलता है। 2 और 3 सही, ऑप्शन देखें, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखें 65, निम्नलिखित में से कौन से तत्व ओजोन परत के जो है क्षरण के लिए उत्तरदायी है। ओजोन परत का जो है लेयर कम करने के लिए, मोटाई कम करने के लिए कौन कौन से इसमें उत्तरदायी है, ये पूछा गया है। कार्बन जो है टेट्राक्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड, क्लोरो डाई फ्लोरोमीथेन। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कार्बन टेट्राक्लोराइड भी ओजोन के परत के क्षरण के लिए जिम्मेवार है। ठीक है, इसके अलावा जो है आपको क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, मीथेन होता है, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन टेट्राफ्लोराइड हो गया। ठीक है, ये कार्बन टेट्राफ्लोराइड था आपका, CCl4। इसके बाद मिथाइल ब्रोमाइड है आपका, ये भी जिम्मेवार होता है आपका, और ये क्लोरोडाई फ्लोरोमीथेन, ये सारे लोग जिम्मेवार होते हैं। तो आप नाम याद रखेंगे इनके अलावा भी, मीथेन गैस हो गया आपका, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया। ठीक है, और ये आपका क्लोरोफ्लोरोमीथेन भी हो गया, जिसको हम लोग फ्रियन जो है 22 के नाम से भी जानते हैं हम लोग इसको। ठीक है, इसके अलावा ट्राई क्लोरो जो है फ्लोरोमीथेन, जिसको फ्रियन जो है 113 के नाम से जानते हैं। उसके अलावा आपका डाई क्लोरो जो है ट्राई फ्लोरोइथेन, ये सब इसके लिए जिम्मेवार होते हैं। ठीक है, तो ये नाम तो आप ध्यान रखेंगे, इसके में अगर डाई लगे तभी भी ये जिम्मेवार होगा, ट्राई लगे तभी भी ये जिम्मेवार होगा। ठीक है, चलिए, तो ये सब ही जिम्मेवार है, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 66, वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के संदर्भ में बताइए, और बताइए कि इसमें से कौन सा सही है। वन्य जीव के निदेशक की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है। पहला ये स्टेटमेंट गलत हो गया, केंद्र सरकार द्वारा जो है वन्य जीव के संरक्षण निदेशक की नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, यह परमिट के बिना अनुसूचित जीवों के
व्यापार और वाणिज्य पे प्रतिबंध लगा सकती है। तो ये तो स्टेटमेंट इसके लिए सही है। ब्लू अंडा और जो है पिक्चर प्लांट केवल दो पौधे हैं जिन्हें अधिनियमित के तहत संरक्षण प्रदान किया गया है। तो ये जो है आपको गलत है। तीसरा स्टेटमेंट इसमें देखेंगे तो यहाँ पे आपका ब्लू वंडा और पिक्चर प्लांट दो पौधे ही नहीं है। इनके अलावा भी आप देखेंगे तो कुथ है आपको, उसके बाद लेडी स्पिलर आर्किड है, पिंच प्लांट है, रेड वाडा है, सबको जो है आपको संरक्षण प्रदान किया गया है। तो ये गलत हो जाएगा यहाँ पे। केवल दो सही है, केवल दो ऑप्शन बी में। क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। देखिए यहाँ पे एक तरफ प्रदूषक है, एक तरफ प्रभाव है। बताना है कि कौन सा सही सुमेलित इसमें नहीं है, गलत बताना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखिए पहला दिया है लेड, मिनमाता रोग। ठीक है, लेड प्रदूषण से जो है आपको मिनमाता रोग नहीं होता है। लेड से देखेंगे तो आपका डायरेक्टली जो इफेक्ट इस पे होता है, लेड से आपका गुर्दे यकृत वगैरह में आपका इफेक्ट पहुंचाता है। और मिनमाता रोग जनरली जो है पारा के विषाक्त होने से होता है। ठीक है, तो ये तो गलत हो जाएगा, पहला सही नहीं होगा। यहाँ पे गलत ही ढूंढना है। एक तो अपना हो गया। ठीक है, दूसरा देखिए फ्लोराइड। फ्लोराइड से आपको क्या दिया है यहाँ पे, मेथे मोगलोबियनिया। ठीक है, मेथे जो है मोगलोबिनेमिया, तो ये भी जो है आपको गलत है। फ्लोराइड आप देखेंगे कि फ्लोराइड्स के प्रदूषण होने से जो है दांत को सड़न वगैरह बीमारी देखने को हम लोग को जनरली मिलता है, तो इसलिए भी गलत हो जाएगा। नाइट्रेट जो है आपको डर्मेटाइटिस, तीसरा भी आपको गलत है। नाइट्रेट से देखेंगे तो आपको पानी में इसके अधिकता होने से ब्लू बेबी सिंड्रोम देखने को मिलता है। तो तीनों ही गलत हो गया, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या बनेगा आपका, डी बन जाएगा। बाकी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68। पारिस्थितिकी अनुकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, बताइए कि कौन सा इसमें सही है। समुदाय का वह संपूर्ण क्रम जो किसी दिए गए क्षेत्र के सफलतापूर्वक परिवर्तित होता है, क्रम कहलाता है। ये सही है। द्वितीय अनुक्रमण प्राथमिक अनुक्रमण से तीव्र होता है, तो ये भी स्टेटमेंट क्या है आपको सही है। शुष्क जो है तारभी अनुक्रमण पादपों के आर्द्र क्षेत्रों में होता है। ठीक है, तीसरा स्टेटमेंट क्या है आपको, ये गलत है। ये देखेंगे आपको तो ये आर्द्र क्षेत्र में नहीं, जहां मध्यम जल वगैरह की स्थिति बनी रहती है। ठीक है, ना तो जहां बहुत शुष्क हो और ना ही बहुत जलीय हो, उस परिस्थिति में जो है ये देखने को मिलता है। तो यहाँ पे एक और दो होगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 69 देखें। बंदी प्रजनन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि इसमें कौन सा सही है। पहला लिखा है, यह उन प्रजातियों के संरक्षण के लिए एक साधन प्रदान करता है जो जंगल में जीवित नहीं रह सकते हैं। ठीक है, तो पहला तो सही हो जाएगा, बंदी प्रजनन कार्यक्रम। इसके अंदर जनरली क्या होता है, आपको जानवरों को जो है स्वास्थ्य आबादी बनाए रखने के लिए कभी कभी लुप्त प्राय प्रजाति को वापस जो है जंगल में लाने के लिए चिड़ियाघर में या कहीं भी किसी स्थान पर लुप्त प्राय प्रजाति को प्रजनन जो है कराया जाता है। तो पहला स्टेटमेंट आपको सही हो जाएगा। आगे देखिए, भारत में केवल चिड़ियाघर में बंदी प्रजनन कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, चिड़ियाघर में कर सकते हैं, कोई राष्ट्रीय उद्यान वगैरह कहीं या एक्वेरियम वगैरह कहीं भी हम लोग कर सकते हैं। तो केवल वर्ड था इसीलिए गलत है ये। भारत में जो है नंदन कानन वन्य जीव अभयारण्य के बारे में जागरूकता पैदा करने वाला पहला बंदी जो है प्रजनन केंद्र है। ठीक है, तो ये क्या है आपको सही है। तो इस तरह से यहाँ पे देखेंगे, ये उड़ीसा में है आपका नंदन कानन, भारत में वन जीव के बारे में जागरूकता पैदा करने वाला पहला बंदी जीवन प्रजनन केंद्र है। तो एक और तीन सही है। ऑप्शन देख ले, ऑप्शन क्या बनेगा आपका, सी बनेगा। क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। यहाँ पे आपको दिया गया है कि हाल ही में जो सुर्खियों में देखा गया टर्नर स्केल को निम्नलिखित में से किसी एक रूप में सबसे अच्छी तरह से वर्णित किया जाएगा। ठीक है, तो यह जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की पुष्टि करने के लिए राष्ट्रों के प्रगति को मापने का एक पैमाना है। ठीक है, तो नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यह बादल फटने और भूस्खलन जैसी प्राकृतिक आपदाओं को मानव जीवन के क्षति परिणाम को मापन के लिए पैमाना है, ये भी नहीं होगा। यह बाह्य यौन विशेषता के आधार पर तरुणावस्था परिवर्तन की शुरुआत और विकास के वर्णन करने वाला एक पैमाना है, यही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 70 का ऑप्शन सी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 71। भारत में परवाल भित्तियां पाई जाती है, निम्नलिखित जो है नीचे दिए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर आपको बताना है परवाल भित्ति के बारे में। देखिए परवाल भित्ति जनरली जो है आपको देखने कोरल रीफ्स के बारे में पूछा जा रहा है, कहाँ कहाँ आपको देखने को मिलेगा।
ठीक है, आप देखे मन्नार की खाड़ी, पाक की खाड़ी, लक्षद्वीप वगैरह सब में आपको कोरल रीफ्स में ही एक तरह से बना हुआ है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, पाक की खाड़ी तो हो जाएगी, ऑप्शन ए सही होगा। ये लक्षद्वीप समूह भी हो जाएगा, कच्छ की खाड़ी भी हो जाएगी आपको, ये सुंदरबन नहीं होगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पे 1 3 4, 1 3 4 ऑप्शन सी में है। मन्नार की खाड़ी हो गई, पाक की खाड़ी हो गई, लक्षद्वीप हो गई, ये सब जो है आपको क्या है। चाहे इसके अलावा आप देखेंगे तो कच्छ की खाड़ी, अंडमान निकोबार, ये सब परवाल भित्ति ही इसमें पाई जाती है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72। भारतीय जो है भेषज संहिता आयोग के संदर्भ में बताइए। दो कथन दिया गया, आपको बताना है कौन सा इसमें सही है। भारतीय जो भेषज संहिता, इंडिया जो है, इंडियन आपका फार्मा जो है कोपाई के बारे में बताना है। पहला देखिए, यह एक स्वायत्त निकाय है जो पूरी तरह से केंद्र सरकार के वित्त पोषित है। इसका लक्ष्य मनुष्य और जानवरों को उपयोग की जाने वाली दवाओं को उच्चतम मानकों को बढ़ावा देना है। ठीक है, दोनों ही स्टेटमेंट इसके बारे में सही है, तो ऑप्शन यहाँ पे सी बनेगा। क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है आपको, चलिए इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। पौधे पे जो है प्रदूषण के प्रभाव के संदर्भ में बताइए, कथनों विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा इसमें सही है। वायु में हाइड्रोजन सल्फाइड पत्ती पे धब्बे और पतझड़ का कारण बनता है। तो हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण आप देखेंगे पत्ती पे धब्बे और पतझड़ के कारण बनते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड यानी आपको H2S की बात की जा रही है, ये तो सही हो गया। नेक्स्ट देखें, कार्बन मोनोऑक्साइड की उच्च सांद्रता पत्ती के गिरने, समय से पूर्व परिपक्वन तथा कोशिकीय श्वसन में अवरोधक का कारण बनती है। ये भी सही है। कार्बन मोनोऑक्साइड का सांद्रता अगर बढ़ जाए, यानी जैसे 1000 से आपको 10,000 भाग प्रति मिलियन अगर हो जाता है, तो इसके लिए जो है पत्ती पत्ती गिरता है, पत्ती का आकार भी क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है, समय से पहले ही क्या हो जाता है, परिपक्वन की स्थिति में आ जाता है। दूसरा भी स्टेटमेंट सही है, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या बन जाएगा, सी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74। ये देखिए क्या पूछा गया आपको, हिम जो है अंधता, स्नो जो है ब्लाइंडनेस, रोग मुक्त जो है किसके कारण आपको देखने को मिलता है। ओजोन परत के पतला होने के कारण। ठीक है, तो जो ओजोन परत यदि पतला होगा तो आपको पता ही है कि क्या होगा, ओजोन परत पतला होगा, इसका मतलब जो यूवी रे है वो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, पराबैंगनी किरण डायरेक्ट हमारे वायुमंडल में पहुंचेगा और इससे हमको इफेक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, स्नो ब्लाइंडनेस जो है यहाँ पे देखने को मिलेगा, हिमंता देखने को मिलेगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75। जलीय प्रजाति के निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि प्रदूषण के जय संकेतक के रूप में कार्य करती है। यहाँ पे जो है 3 आपको स्टेटमेंट दिया गया है। देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, जलीय प्रजाति के निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि प्रदूषण के जय संकेतक के रूप में, जो संकेतक के रूप में काम करती है, ये आपको बताना है। कोलीफॉर्म बैक्टीरिया की उपस्थिति, पानी में डायटम और इंचोनिनिया की जो है प्रचुरता, कतला और लेविया मछली प्रजातियों में अपने प्राकृतिक आवास से दूर जाना। ये सब जो है आपको क्या दिखाता है कि प्रदूषण, ये प्रदूषण के संकेतक है। ठीक है, तीनों ही सही है, ऑप्शन क्या बनेगा यहाँ पे, डी बनेगा। क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं। देखिए यहाँ पे दिया है कि जंतुओं में पाए जाने वाले अनुकूलनों के संदर्भ में बताइए और इसमें बताना है कि कौन सा आपको सही है। ठंडी जलवायु में रहने वाले जो स्तनधारी के कान और इनके जो भी अंग वगैरह होते हैं, इनके पैर वगैरह जो होते हैं, उष्मा के हानि को न्यूनतम किया जाता है। अभी हम लोग थोड़ी देर पहले इसके ऊपर बात भी किए थे। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। जो भी देखिए ठंडी जलवायु में रहने वाले जो भी स्तनधारी हो, क्या करेंगे, कान वगैरह जो भी उनका अंग वगैरह होगा, उनके पैर होंगे, ये सब क्या होंगे, छोटे होंगे, ताकि उष्मा की हानि जो है कम हो। नेक्स्ट देखिए, ध्रुवीय समुद्र के जलीय स्तनधारी के त्वचा के नीचे वासा की एक मोटी परत होती है ताकि उनके शरीर में उष्मा की हानि न्यूनतम हो सके। तो बिल्कुल ध्रुवीय में आपको पता है कि वहाँ पे जो है काफी ठंड प्रदेश होता है, तो उनके त्वचा के नीचे वसा का परत क्या होता है, मोटा होता है, जिससे उष्मा का हानि से वो बच सके। दोनों ही स्टेटमेंट सही है, तो ऑप्शन क्या बनेगा, सी बनेगा। क्वेश्चन नंबर 77 देखे, हाल ही में सुर्खियों में रहा शब्द जो है NMC 2170, ये क्या है। ठीक है, पैरेलली आप लोग आंसर करेंगे। ये भारत का पहला क्या था, स्वदेशी रूप से विकसित एक लिथियम आयन सेल था, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78। निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए, कौन सा जो है स्थानिक प्रजाति का जो है सर्वोत्तम रूप में परिभाषित करता है, ये बताना है।
ऐसी प्रजाति जिनका वितरण एक निश्चित क्षेत्र तक ही सीमित है, बिल्कुल इन्हीं को हम स्थानिक प्रजाति बोलेंगे। किसी निश्चित क्षेत्र तक जो है कोई प्रजाति सीमित है तो क्या हो जाएगा, स्थानिक हो जाएगा, उसी जगह केवल पाया जाएगा। ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा। बाकी देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 79। देखिए, निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए और बताइए कौन सा इसमें सही है। दो स्टेटमेंट है यहाँ पे। पहला दिया है बायोपायरेसी का अर्थ है पेटेंट प्रक्रिया द्वारा अनुवांशिक पदार्थों की चोरी करना या उन्हें हड़पना होता है। ठीक है, तो बायोपायरेसी, बिल्कुल ये बात स्टेटमेंट आपका सही है। इसका अर्थ ही है कि जो भी पेटेंट प्रक्रिया के दौरान जो है अनुवांशिक पदार्थ होते हैं, विशेष रूप से पौधे वगैरह या कोई जैविक पदार्थ, इनको चोरी करना या उनके हड़पना से होता है। जैव विविधता का अभिसमय जैविक संसाधन पे संप्रभु राष्ट्रीय अधिकार प्रदान करती है। दोनों ही सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 देखें। यहाँ पे एक कथन दिया गया है और ये कथन जो है किसके बारे में है, सही है, आपको बताना है। बसंत ऋतु जब बर्फ पिघलती है, जल झीलों और नदियों में प्रवेश कर जाता है। ये अम्ल जल निकायों में मिल जाता है, जिससे अत्यधिक अम्लीय हो जाते हैं। इसकी स्थिति आमतौर पे स्प्रिंग शॉक या एसिड शॉक के रूप में जाना जाता है। ये कौन सा स्प्रिंग शॉक या एसिड शॉक का उत्तरदायी होता है? तो बसंत ऋतु में बर्फ पिघलने पे भी आती है, साथ साथ जब झील या नदियां में प्रवेश करती है, अम्लीयता बढ़ जाता है वहां पे। ये कौन होता है आपका? सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। ठीक है, एसिड रेन का आप नाम वगैरह सुने ही होंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका सल्फ्यूरिक अम्ल। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर, ये हो गया आपका 80। क्वेश्चन नंबर 81। निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए और बताइए कौन सा इसमें सही है। ठीक है, देखिए, कीटनाशक एक जैविक और रासायनिक एजेंट होता है जो केवल पौधों को कीटों को मारता है। तो पहला स्टेटमेंट ही क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। देखिए, कीटनाशक सही बात है कि जैविक रासायनिक एजेंट होता है, पशु और पौधे को कीटों को मारता है। ये तो यहाँ पे क्या लिखा था कि केवल पौधे को कीटों को मारता है, इसलिए गलत हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं। रासायनिक कीटनाशकों के नियमित उपयोग से जैव अवर्धन हो सकता है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है। अगर रासायनिक कीटों को जो हम अधिक उपयोग करेंगे तो उसकी सांद्रता बढ़ जाएगी और जैव अवर्धन देखने को मिलेगा। बायोनिमिक एक पर्यावरणीय अनुकूलन कीटनाशक है जो खाद्य पदार्थों पर कोई अवशेष नहीं छोड़ता है। तो ये दोनों स्टेटमेंट क्या है आपको यहाँ पे सही है, तो ऑप्शन आपका बी बन जाएगा, 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं। आपका मलीचिन के संदर्भ में आपको बताना है, यहाँ पे 3 स्टेटमेंट दिया गया है, कौन सा इसमें सही है। ठीक है, बाकी नीचे आपका ऑप्शन दिया गया है, देखिए 1 2 है, 2 3 है, 1 3 है और 1 2 3 है। देखते हैं, चलिए। मलीचिंग मृदा में होने वाला नमी को क्षति को कम करती है। ठीक है, तो बात सही है। मल्चिंग से देखिए क्या लाभ होता है, जनरली मृदा में जो भी छायांकित जो नमी होती है उसके क्षति को कम करती है। अगर बारिश के छींटों की कमी होने पे जो है रोगजनक प्रसार को कम करती है। ये मृदा में जो है कार्बनिक पदार्थों के अनवरत जो है वृद्धि होती है, खरपतवार के नाश होता है इससे। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट तो क्या निकल गया आपको यहाँ पे सही हो गया, मल्चिंग खरपतवारों की संख्या में वृद्धि करती है। तो ये तो गलत हो गया, खरपतवारों को नाश करती है। मल्चिंग में मृदा की कार्बनिक मात्रा में अनवरत बढ़ते रहती है, ये भी क्या हो जाएगा आपको सही हो जाएगा। तो इस तरह से उत्तर देखिए 1 और 3, 1 और 3 ऑप्शन सी में है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 83। वायु जो है अधिनियम यानी प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम 1981 के संदर्भ में बताना है आपको कौन सा सही है। ठीक है, यहाँ पे देखिए स्टेटमेंट दिया गया है, पहला में है केवल 1 है, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 ना ही 2। पहला देखिए, यह वायु प्रदूषण के निवारण और नियंत्रण के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का स्थापना का प्रावधान करता है। तो पहला स्टेटमेंट तो क्या हो गया आपको गलत हो गया। ठीक है, ये 1981 के संदर्भ में सही नहीं है। ठीक है, अगर देखेंगे तो ये 1974 के बारे में अगर होता तो ये सही हो जाता, तो ये गलत हो गया। दूसरा देखें, दूसरा स्टेटमेंट है आपका जहाज या विमान द्वारा वातावरण में होने वाला कोई भी प्रदूषण इस अधिनियम के दायरे में आता है। तो ये भी क्या हो गया आपको गलत हो गया, जहाज या विमान के द्वारा वातावरण में यदि कोई प्रदूषक आता है तो इस अधिनियम के दायरे में हम लोग नहीं रखते हैं। ठीक है, दोनों ही स्टेटमेंट गलत हो गया, ऑप्शन क्या बन जाएगा यहाँ पे डी बन जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 84।
अब देखिए यहाँ पे लंबा चौड़ा एक स्टेटमेंट दिया गया है और 21 के बारे में सही है बताना है। चलिए तो इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। देखिए क्या दिया है। इनका जन्म जो है वर्तमान आंध्र प्रदेश में हुआ था। इन्होंने मद्रास वन अधिनियम 1882 के प्रत्युत्तर में अंग्रेजों का विरोध किया था, क्योंकि इस अधिनियम में आदिवासियों के उनके वन आवासों से मुक्त गतिविधियों को प्रभावी ढंग से प्रतिबंधित कर दिया गया था। उनके द्वारा जाने वाली पोडू नामक पारंपरिक कृषि करने पर रोक लगा दी गई थी। अंग्रेजों के प्रति बढ़ते असंतोष ने 1922 में रंपा विद्रोह को जन्म दिया। और देखें, इन्होंने इस विद्रोह का नेतृत्वकर्ता के रूप में भूमिका भी निभाई। स्थानीय ग्रामीण द्वारा उनको वीरता पूर्वक कार्यों के लिए उन्हें मंडियम जो है बेंडू जंगलों का नायक का उपनाम दिया गया। ये सब जो है किसके बारे में बोला जा रहा है। ठीक है, तो ये आंध्र प्रदेश के कौन थे आपको स्वतंत्रता सेनानी थे, अल्लरू जो है सीताराम राजू। ठीक है, तो इनकी जो है आपको 25वीं जयंती हाल फिलहाल में मनाई गई है, तो इसीलिए आपसे जो है ये पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है, याद रखेंगे, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 85। यहाँ पे देखिए 3 स्टेटमेंट दिया गया है, आपसे पूछा जा रहा है बताइए इसमें कौन सा सही है। पारिस्थितिकी पिरामिड के संदर्भ में बताना है। ठीक है, समुद्र में जय मात्रा का पिरामिड सामान्य तौर पे उल्टा होता है। ठीक है, सही है। ऊर्जा का पिरामिड कभी उल्टा नहीं हो सकता है। पारिस्थितिक पिरामिड मृत जीवा को नहीं दर्शा जो भी परिस्थिति पिरामिड होता है इस मृत जीव को नहीं दर्शाया जा सकता है। तीनों ये स्टेटमेंट क्या हो गया आपका यहाँ पे सही हो गया। देखिए ऊर्जा का पिरामिड कभी उल्टा नहीं हो सकता है। ठीक है, उत्पादन या उपभोक्ता जो ऊर्जा में होते हैं प्रवाह को दर्शाते हैं इसमें, तो ये कभी निगेटिव जो है आपको नहीं होगा। तो इस तरह से यहाँ पे तीनों सही है, तो ऑप्शन क्या बनेगा, डी बन जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86। निम्नलिखित में से जो है आपको कौन सा आक्रामक प्रजातियों के उदाहरण है। आक्रामक प्रजाति के उदाहरण बताना है और इसमें आपको सही उत्तर बताना है। देखिए पहला रोजी वुल्फ स्नेल, लैंटाना, गाजर घास, वाटर जो है हाइसिंथ। तो आक्रामक प्रजाति ये सारा ही आक्रामक प्रजाति के जनरली मीनिंग क्या होता है आपका। ठीक है, कोई भी मान लीजिए पौधा है, जंतु है, कवक है या सूक्ष्म जीव है जिनका प्रसार क्या हो बहुत ही तेजी से हो। ठीक है, और बहुत तेजी से होने के कारण क्या होगा दूसरे का क्षति पहुंचेगा, तो इसी को हम लोग आक्रामक प्रजाति बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है सारे ही इसमें शामिल हो जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन क्या बनेगा, डी बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 87। यहाँ पे देखिए निम्नलिखित जो है प्रजातियों में कौन सा अब विलुप्त हो चुकी है। ठीक है, ये बताना है। देखिए यहाँ पे स्टेलर समुद्री गाय है, जावा टाइगर है, थाइलोसिन है। नीचे देखिए पुट का प्रयोग करके आपको बताना है। तो विलुप्त की बात करें यहाँ पे तो ये स्टेलर समुद्री गाय, जावा टाइगर ये भी विलुप्त है और थैलेक्सिन सब ही विलुप्त है। ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 88। हाल ही में आयोजित जो है कैस्पियन शिखर सम्मेलन 2022 निम्नलिखित में से किन देशों ने भाग लिया है कैस्पियन शिखर सम्मेलन में। ठीक है, तो आपको पता ही होगा यहाँ पे। ठीक है, कैस्पियन शिखर सम्मेलन 2022 देखिए दिख रहा होगा आप सभी को। ये रूस इसमें पार्टिसिपेट किया था, ईरान भी था इसमें आपका, उज्बेकिस्तान नहीं था यहाँ पे, कजाकिस्तान था और इसमें आपका भारत तो नहीं था, तुर्कमेनिस्तान था। तो यहाँ पे 1 2 4 5। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका, देखें 1 2 4 5 ऑप्शन सी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 89। हाल ही में जो है, चलिए इसको जूम इन कर लेते हैं थोड़ा। यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दिया गया है और इसमें आपको बताना है कौन सा सही है। हाल ही में जो है इसरो ने पीएसएलवी कक्षीय प्रायोगिक मॉडल पीओईएम का सफलतापूर्वक लॉन्च किया। बताना है इस निम्नलिखित जो है कथन कौन सा इसमें सही है। ठीक है, पहला देखिए क्या लिखा है। ये जो आपका पीओईएम है, ठीक है, पीएसएलवी जो है ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल, इसी के संबंध में ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान के तीसरे चरण का उपयोग करके कक्षा में वैज्ञानिक प्रयोग को सक्षम बनाता है। ठीक है, देखिए पहला स्टेटमेंट आपका सही नहीं है। ये ध्रुवीय जो आपका उपग्रहण प्रक्षेपण यान चौथे चरण के दौरान ये प्लेटफॉर्म के रूप में जो है इसको लिया जाता है, तो यहाँ पे तो ये गलत हो गया। नेक्स्ट देखिए, ये पीओईएम है यानी आपका ये जो पीएसएलवी जो ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल के बारे में पूछा जा रहा है, लिथियम आयन बैटरी विहीन होता है
और सारी विद्युत शक्ति सौर ऊर्जा से प्राप्त करता है, जिससे यह एक हरित उपकरण बन जाता है। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट भी यहाँ पे सही नहीं है। पीओईएम की बात करें तो लिथियम आयन बैटरी इसमें विद्यमान होती है, लेकिन केवल लिथियम बैटरी के द्वारा ही केवल ये नहीं होता है। इसमें जो है आपको देखेंगे तो 4 सेंसर होते हैं इसमें। ठीक है, और इसमें दिया है कि सारी विद्युत शक्ति सौर ऊर्जा से ही प्राप्त होती है, तो ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, इसमें जो है लिथियम आयन बैटरी विद्युत शक्ति, अच्छा यहाँ पे विहीन दिया है वर्ड। ठीक है, विहीन, अब मेरे दिमाग में आ रहा था विहीन का यहाँ पे मीनिंग आ गया था कि इससे लैस, नहीं, विहीन का मतलब क्या होता है आपको पता ही है कि इसमें शामिल नहीं हो। ठीक है, तो ये तो आपको स्टेटमेंट गलत हो गया। ये लिथियम आयन बैटरी से लैस होता है, इसमें तो शामिल होता है। लिथियम बैटरी आयन ही क्या होता है, विद्युत शक्ति का इसमें स्रोत होता है। दोनों ही गलत हो गया। ऑप्शन क्या बन जाएगा यहाँ पे, दोनों ही गलत है, तो ऑप्शन डी बन जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं। यहाँ पे देखते हैं, पादप जो है पीड़कों को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से किन का उपयोग जैविक पीड़कनाशक रूप में किया जाता है। और नीचे दिए कूट का जो है सही उत्तर आपको बताना है। पायरेथ्रम, बैसिलस जो है, थुरेसियस और रोएंटेनोन, तीनों ही हो जाएगा इसमें। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 देखते हैं। देखिए, यहाँ पे आपको 2-3 स्टेटमेंट दिया गया है, कौन सा सही है आपको बताना है। वन्य जीव और वनस्पति के लुप्त प्राय प्रजाति के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और कन्वेंशन के संदर्भ में लिखित विचार कीजिए। पहला है, इसे जो है अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ की बैठक में स्वीकार किए गए संकल्प के परिणाम स्वरूप अपनाया गया था, CITES को। बात सही है। नेक्स्ट देखिए, यह सभी पक्षकारों के कानूनी रूप से बाध्यकारी है। CITES जो है परिशिष्ट में उल्लेखित किसी भी प्रजाति के निर्यात आयात के लिए पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है। तीनों ही स्टेटमेंट सही है, तो यहाँ पे 1, 2, 3 सही है, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 92। महिला और बाल विकास मंत्रालय के लिए पूछा जा रहा है, मिशन जो है शक्ति के संदर्भ में बताना है। 2 स्टेटमेंट दिया गया, कौन सा सही है। मिशन शक्ति के तहत सभी उप नियोजन को केंद्र और राज्यों के बीच क्रमशः 60:40 के अनुपात में पोषित किया जाता है। ठीक है, अब पहला स्टेटमेंट क्या है आपको यहाँ पे गलत है। ठीक है, दूसरा देखिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना मिशन शक्ति का एक हिस्सा बन गया है। ठीक है, तो ये तो आपको क्या है, सही है। यहाँ पे केवल आपको 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो है 100% आपका केंद्र से पोषित होता है। ठीक है, और इसमें वित्त पोषण अगर देखें हम लोग, तो शायद इसमें केंद्र सरकार का 100% होता है वित्त पोषण। ठीक है, या 90:10 के रेशियो में होता है। ठीक है, तो ये तो गलत ही होगा। ठीक है, केवल 2 ही सही होगा। बाकी देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 92 हो गया। 93 देखिए क्या पूछा गया यहाँ पे, कुछ अधिक जूम हो गया, ओ सॉरी, मैं जूम इन करूं। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा होगा, हाल ही में सुर्खियों में रहा PIVOT शब्द संबंधित है, किससे संबंधित है। नवीनतम ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान विकसित और अंगीकृत भ्रष्टाचार विरोधी तंत्र से कैंसर पैदा करने वाले जीन का पता लगाने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित उपकरण से। ठीक है, तो ये आपका अभी IIT मद्रास के शोधकर्ताओं द्वारा किया गया था। कृत्रिम बुद्धिमत्ता का आधारित उपकरण है पाइवोट, और किसी व्यक्ति में जो है कैंसर जो है पैदा होने के लिए जो है इसमें जीन का पूर्वानुमान लगाया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कैंसर पैदा होने वाला जीन का पता लग जाएगा इससे, और IIT मद्रास के द्वारा ये शोधकर्ताओं द्वारा जो है इसको खोजा गया। ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 94। एक तरफ गतिविधियां है, एक तरफ जीव है, बताना है इसमें से कितना जो आपको सही सुमेलित है। समय के साथ जीवों को अपने प्रवास में कठोर अजैविक परिस्थिति को निपटने के लिए विभिन्न क्रियाविधि विकसित कर ली है। इस संदर्भ में बताइए, एक तरफ गतिविधि है, एक तरफ जीव है। शीत निष्क्रियता भालू, ग्रीष्म निष्क्रियता घोंघा, उपरति जुप्ल कैटन। यहाँ पे सभी ही सही सुमेलित है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, डी। 1, 2, 3 आगे देखते हैं। हाल ही में जो सुर्खियों में रहने वाला जो है ट्रिसरू जो है एक जीवाश्म है, तो ये जो है स्तनधारी का है। आगे देखते हैं 96। निम्नलिखित में से कौन सा घटक सतत विकास बढ़ावा देने के लिए सहायता कर सकता है। नीचे दिए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर आपको बताना है। सतत विकास के लिए ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत का उपयोग करना, संपीड़ित जो है प्राकृतिक गैस CNG का उपयोग करना, बायो कंपोस्टिंग,
फोटोवोल्टाइक सेल के माध्यम से सौर ऊर्जा। तो सिंपल है कि सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए, तो बिल्कुल बात है, गैर पारंपरिक हम लोग स्रोत का अगर उपयोग करते हैं, सीएनजी का हम लोग उपयोग करते हैं, बायो कंपोस्टिंग करते हैं, फोटोवोल्टाइक सेल के माध्यम से सौर ऊर्जा अधिक से अधिक जो है आपको लगाया जाता है, तो सारा ही सही हो जाएगा, ऑप्शन डी बन जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 97। देखिए, चलिए इसको जूम कर लेते हैं थोड़ा। यहाँ पे आपसे एक स्टेटमेंट दिया गया है, मरुस्थलीय पौधे के चरम परिस्थितियों को निपटने के लिए जल की हानि को कम करने के लिए विभिन्न तंत्रों को अपनाया। इस संदर्भ में मरुस्थलीय पौधे के निम्नलिखित में से कौन सा अनुकूलन देखा जा सकता है? नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके आपको सही उत्तर बताना है। रंध्र का गहरे जो है गर्त में व्यवस्थापन, पत्तियों को कांटे के रूप में रूपांतरण, तनों द्वारा प्रकाश संश्लेषण, ये सब ही इनके बारे में सही है यहाँ पे, तो ऑप्शन क्या बन जाएगा आपका? डी बन जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 98। प्राय सुर्खियों में देखा जाने वाला मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये किससे संबंधित है? जहाजों द्वारा समुद्री पर्यावरण के प्रदूषण की रोकथाम से, ये तो गलत हो जाएगा। ओजोन क्षयकारी पदार्थों को उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए, तो बिल्कुल मॉन्ट्रियल जो है प्रोटोकॉल इसी से संबंधित है, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 देखते हैं। देखिए क्या दिया है, स्थित शस्य और खड़ी फसल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए और बताइए इसमें से कौन सा सही है। ठीक है, देखते हैं। यह एक विशेष रूप से खाद्य श्रृंखला में उत्पादनों और स्वपेशी की कुल मात्रा है। तो पहला स्टेटमेंट तो आपको क्या हो गया? गलत हो गया। इसमें जीवित जो है जैविक मात्रा या इकाई क्षेत्र में संख्या के रूप में मापा जाता है, ये दूसरा सही है, तो ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा। आगे देखते हैं लास्ट क्वेश्चन आज का। एक स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र के किसी खाद्य श्रृंखला को पूर्ण रूप से शाकाहारी जीव को अनिवार्य रूप से निम्नलिखित में से किस रूप में वर्गीकृत किया जाएगा? देखिए, स्थलीय परिस्थिति तंत्र में कोई खाद्य श्रृंखला में पूर्ण रूप से जो शाकाहारी जीव है, इनको कहाँ वर्गीकृत किया जाएगा, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये प्राथमिक उपभोक्ता कहलाएंगे, आपको पता ही है। तो इस तरह से ऑप्शन डी हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग फिनिश किए। तो लेक्चर को अधिक से अधिक आप लोग शेयर करें, ठीक है, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। साथ ही साथ एनसीईआरटी बैच जो मैं बताया हूँ, उसके लिए अगर कोई इंटरेस्टेड है तो कमेंट बॉक्स में बस आप यस लिखेंगे। हम देखना चाहते हैं कि आखिर कितने लोग इंटरेस्टेड हैं। देखिए, जैसे आपकी ओर से जो है कमेंट आएगा, वैसे ही हम क्या करेंगे, यहाँ से काम करेंगे। ठीक है, यदि अधिक लोग इंटरेस्टेड होंगे तो काम करेंगे। बाकी आपको पता है कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, तो ऊर्जा लिमिट ही है। ठीक है, काम करने का जो है समय भी लिमिट है। यदि आप इंटरेस्टेड होंगे तो हम काम करेंगे आपके लिए। ठीक है, और अच्छे तरीके से पूरे ईमानदारी का अपना प्रयास करेंगे। बाकी कुछ लोग इंटरेस्टेड हैं, हम लोग पिछले दिन क्लास किए थे, तो कल शाम तक आपको एक क्लास मिल जाएगा, एक ओरिएंटेशन क्लास मिल जाएगा। ठीक है, बाकी आप इंटरेस्टेड होंगे तो लेक्चर देखेंगे और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिख देंगे। चलिए, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।